चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको लेंस कंप्लीट कर दिया था मेरे ख्याल से। बताइए, लेंस कंप्लीट हो गया था। पिछली 2-3 दिन से क्लास नहीं हुई, थोड़ा मेरे गले में तकलीफ थी, बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। कोई बताएगा मुझे थोड़ा सा? लेंस कंप्लीट हो गया था ना, कुछ रह गया था लेंस में? प्रिज्म मेरे ख्याल से मुझे स्टार्ट करना है आज। लेंस कंप्लीट हो गया था, लेंस। चलिए प्रिज्म शुरू करते हैं फिर। तो देखिए, जैसे ही प्रिज्म की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही फिगर आता है और वो है ट्राइंगुलर प्रिज्म। बट एक्चुअल में क्या है कि जरूरी नहीं कि प्रिज्म ट्राइंगुलर ही हो। तो यहाँ समझना जरूरी है कि प्रिज्म होता क्या है फिर। तो कोई भी रिफ्रैक्टिव मीडियम जो कि दो नॉन पैरेलल बाउंड्री से घिरा हुआ हो, ठीक है, कोई भी दो नॉन पैरेलल बाउंड्री हो, उससे कवर्ड कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम प्रिज्म की तरह बिहेव कर सकता है, और उसके लिए उसका ट्रायंगुलर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम सराउंडेड बाई या एनक्लोज बाई टू नॉन पैरेलल बाउंड्रीज या नॉन पैरेलल सरफेस, कोई भी दो नॉन पैरेलल होने चाहिए, उसको आप प्रिज्म का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम जो नॉर्मली पढ़ते हैं वो ट्राइंगुलर प्रिज्म तो पढ़ते हैं, लेकिन ट्राइंगुलर ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे कॉमन जो होता है वो है ट्राइंगुलर, ठीक है। लेकिन ये नॉन पैरेलल कोई भी दो बाउंड्री हो, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा डेफिनेशन बताता हूँ प्रिज्म क्या होता है, और उसके बाद इसको थोड़ा समझेंगे भी, क्योंकि जनरल परसेप्शन हमारे माइंड में जो है वो यही है कि प्रिज्म मतलब ट्राइंगुलर प्रिज्म। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हाँ इजीली अवेलेबल होता है। आप मार्केट से खरीद के लाएंगे प्रिज्म तो वैसा ही मिलेगा, लैब वगैरह में भी आपने देखा होगा। लेकिन और भी तरह के प्रिज्म पॉसिबल है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। It is a transparent medium between two non-parallel refractive medium या refracting surface, ठीक है। It is a transparent medium between two non-parallel, ठीक है, टू नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब देखिए, नॉन पैरेलल होने चाहिए, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। ये दो नॉन पैरेलल है, ये वाला और ये वाला। ये मीडियम जो है वो ट्रांसपेरेंट है। अब देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता नीचे क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा इंटरेस्ट इन दो सरफेस पे है। आपने कहा इसका क्या मतलब है, तो देखिए आप चाहे तो इसको ऐसे मिला सकते हैं, बनाना मत, समझ लो। आप अगर इसको ऐसे मिला दोगे तो ये ट्राइंगल बन गया, तो फिर ये ट्राइंगुलर प्रिज्म हो जाएगा। और अगर मान लो मैं नीचे इसमें ऐसे ना बना के अगर मैं ऐसे बना दूं, तो ये फिर एक स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में आ गया, ठीक है। मान लो अगर ये सभी साइड्स अगर बराबर है तो ये एक स्क्वायर प्रिज्म बन जाएगा इस तरह से। बट हमारा इंटरेस्ट क्या है, ये दोनों फेस नॉन पैरेलल होने चाहिए। आपने कहा कि सर इन दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये और ये नॉन पैरेलल है। आपने कहा इन दोनों को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब नीचे कुछ भी होता रहे, प्रिज्म का मतलब ये नहीं कि ट्राइंगुलर ही हो, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। आप कोई भी दो नॉन पैरेलल सरफेस यूज कर सकते हैं। आपने कहा कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि इसको हम पेंटागन बना दें ऐसे करके? बिल्कुल बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते। ये भी एक प्रिज्म है, बट आप इसको पेंटागोनल प्रिज्म बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे? पेंटागोनल। और इसके ये दो फेस नॉन पैरेलल है। आपने कहा यही दो लेना जरूरी है, ये नहीं ले सकते, ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, नॉन पैरेलल होने चाहिए। जैसे अभी पहले मैंने इससे पहले जो स्क्वायर का जो शेप जैसे बनाया था मैंने यहाँ पे, ये वाला इस तरह का, तो ये आमने सामने के या ये आमने सामने के अगर पैरेलल है तो इनको आप फिर यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो फिलहाल थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बना फिगर, और थोड़ा सा इसको इस तरह का, तो ये आमने सामने के पैरेलल हो गए, ये काम नहीं करेंगे। नॉन पैरेलल फेस होने चाहिए, ठीक है। अब आपने कहा कि ये ऐसा ही होगा पेंटागन टाइप का, हेक्सागन भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है, हेक्सागन भी बना सकते हो आप। इसी तरह से आप इसमें हेक्सागन बना लो, ऐसे करके 6 साइड का बना लो।
मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक हेक्सागोनल प्रिज्म भी पॉसिबल है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये हेक्सागोनल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ट्राइंगुलर प्रिज्म ही होगा। कंडीशन क्या है, दो फेस जिनसे रिफ्रैक्शन होगा दे शुड नॉट बी पैरेलल, वो पैरेलल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब इन दोनों को इस्तेमाल कर लो, यहाँ से लाइट, या इन दोनों को इस्तेमाल कर लो, यहाँ से लाइट इंसिडेंट करी, ऐसे आई, ऐसे जाके और ऐसे निकल गई। ठीक है, ऐसे जाके और ऐसे निकल गई। दीज आर टू नॉन पैरेलल सरफेस, दीज आर टू नॉन पैरेलल सरफेस, यहाँ से एंटर होते हुए ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, आई थिंक मेरी बात समझ में आपको आई हो। तो यहाँ पर मेन चीज जो है वो ये समझने की है कि दो नॉन पैरेलल सरफेस होने चाहिए, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। इसमें एक ये फेस और एक ये फेस, अब नीचे कुछ भी आप इसके बना दो वो सब चलेगा, बस दो नॉन पैरेलल फेस होने चाहिए। ठीक है, फिलहाल हमारा जो डिस्कशन है वो ट्राइंगुलर प्रिज्म तक ही सीमित है, हालांकि आप उसके सारे कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, लगाना चाहो तो अब इसमें एक ये फेस है, एक दूसरा फेस ये है, और ये सामने, और ये आपका ट्राइंगुलर प्रिज्म हो गया। और इसमें अगर आप इस तरह का, ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर बनाता हूँ क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा है, इस तरह का ये होता है। ठीक है, और इसमें ये जो सामने इसका, और इसको थोड़ा सा और बेटर लुक देना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन थोड़ा बेटर होगा। ऐसे ये इस तरह का प्रिज्म आपने देखा होगा, इस तरह का प्रिज्म आपने देखा होगा। और ये जो प्रिज्म होता है इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो दो जो फेस है, एक ये पीछे वाला और एक ये सामने वाला, ये तो ट्राइंगल है। और इसके अलावा जो 5 फेस है टोटल, उसमें से दो तो यही हो गए, 3 बचे, एक ये सामने वाला यानी ऐसे ये वाला, और एक नीचे बेस। ठीक है, ये तीनों रेक्टेंगल है। इस तरह का ही प्रिज्म आपने यूज किया होगा लैब वगैरह में, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, कोई भी स्क्वायर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल टाइप का प्रिज्म भी पॉसिबल है, बस दो नॉन पैरेलल फेस होने चाहिए, जो अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया। अब इसमें यहाँ पे कुछ बातें आपको जो समझनी है, ये आपका ट्राइंगुलर प्रिज्म है, ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, ये 3D व्यू दिखाया मैंने इसका, लेकिन सामने के ये जो फेस है ये इतना हम नॉर्मली शो करते हैं। तो ये जो एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस, ये दोनों तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गए जो मैंने यहाँ लिखा है। और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं, या एंगल ऑफ प्रिज्म भी कह देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल। और इसके सामने ये जो नीचे वाला है इसे हम बेस कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल के सामने वाला, रिफ्रैक्टिंग एंगल के सामने वाला ये वाला जो पार्ट है, दिस इज बेस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बेस। और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये दो सरफेस है जो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो अब इसमें हम सिंपलेस्ट फॉर्म जो इसका डायग्राम जो बनाएंगे वो इस तरह का होगा। सामने का जो ट्राइंगुलर वाला आप देख रहे हैं ना, वही हम दिखाते हैं, ये जो साइड वाले वो नहीं दिखाते, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये मैंने एंगल ए शो किया है, दिस इज योर बेस। और इसमें ये दोनों जो सरफेस है, ये सरफेस है। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दोनों के बीच में एंगल ए है और ए के सामने वाला ये बेस है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का डेविएशन देखेंगे, क्योंकि इसका जो नेचर होता है, जैसे मीडियम बदलता है तो आप पहले से जानते हैं, मीडियम बदलने से लाइट का डेविएशन होता है। और डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए पीछे हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए यानी डिफरेंट लेमडा के लिए एक ही मीडियम के म्यू अलग अलग होते हैं, तो उनके एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग आते हैं। और एंगल अलग अलग आने की वजह से क्या होता है, व्हाइट लाइट जिसमें 7 कलर हम कंसीडर करते हैं, वैसे तो इनफाइनाइट होते हैं, वो सारे कलर अलग अलग एंगल पर डेविएट हो जाते हैं, और इसी वजह से लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम ऐसा बोल रहे हैं, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट होते हैं, दिखाई नहीं देते, वो उतना हमारी आंखें कॉन्ट्रास्ट देख नहीं पाती, तो हम 7 कलर बोल देते हैं। तो व्हाइट लाइट 7 कलर में डेविएट हो जाती है, टूट जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। डेविएट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, डिस्पर्शन
होता है डेविएशन की वजह से, क्योंकि अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पर डेविएट होंगे और इसलिए वो अलग हो जाएंगे। ये जो अलग होना है, सेपरेट होना है व्हाइट लाइट का इसके कंस्टिट्यूएंट कलर में, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन हम पढ़ेंगे आगे। उसको समझने के लिए पहले क्या चीज समझना जरूरी है, डेविएशन। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, क्योंकि डेविएशन अलग अलग कलर का अलग अलग होगा, वो डिपेंड करेगा म्यू पर। तो अब आगे हम देखेंगे और दोनों केस देखेंगे। एक केस थिन प्रिज्म का आएगा और एक केस थिक प्रिज्म का आएगा। तो पहले थिक प्रिज्म से स्टार्ट करते हैं और पहले सिंगल कलर के लिए डेविएशन का फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपने बना ही लिया होगा, तो हम हेडिंग लिखेंगे डेविएशन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अच्छा, लाइट इसमें प्रिज्म पे क्वेश्चन वगैरह काफी पूछे जाते रहते हैं, मैं आपको बताऊं, काफी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं और ऑलमोस्ट हर साल, मेडिकल की खासकर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट हर साल लगभग क्वेश्चन आते हैं। रही बात आपका सिलेबस अब ज्यादा बचा भी नहीं है, मैक्सिमम 9 to 10 क्लास की जरूरत है मुझे, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। अभी क्या 3-4 दिन क्लास नहीं हुई, मैंने बताया मेरे गले में सीवियर घाव हो गए थे, टॉन्सिल्स वगैरह, तो मैं बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। अब जो नए बैच बने थे वो तो मुझे लेने पड़ रहे थे, आपका तो बचा ही नहीं है ज्यादा सिलेबस, तो आपको ज्यादा कंसर्न चिंता करने की जरूरत नहीं है। 8-10 दिन का तो सिलेबस ही बचा है, क्योंकि प्रिज्म के बाद अभी इसमें रेनबो थोड़ा सा बताऊंगा मैं, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। और रेनबो के बाद में आपका टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और विजन डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो मैं पढ़ा दूंगा, चैप्टर खत्म। बचेगा फिर उधर इंटरफ्रेंस, 4 दिन मैक्सिमम, 4 दिन पढ़ाऊंगा मैं इंटरफ्रेंस, 4 दिन, कम नहीं होते 4 दिन। 6 क्लास हो गई 1.5-1.5 घंटे के हिसाब से, और इतना कोई पढ़ाता भी नहीं, YDSE वगैरह पढ़ाने में टाइम लगता है। 1 घंटे एक क्लास पोलराइजेशन, एक क्लास डिफ्रेक्शन, तो मैक्सिमम 6 क्लास में अगला चैप्टर खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा तो मुझे लगता है कोई पढ़ाता भी नहीं होगा, जितना इंटरफ्रेंस वगैरह YDSE मैं पढ़ाता हूँ इतना कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैं बहुत सारे केसेज आपको बताऊंगा। रही बात इसकी, तो ये 3 क्लास से 4 क्लास में कवर हो जाना है। अभी जो आज मैं प्रेजेंट खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको DPP दे दूंगा, DPP अभी आप लगा लेना आज की थ्योरी के बाद। कल मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से डिस्कस कर दूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपको रेनबो का भी मैं असाइनमेंट पैरेलल भी भेज देता हूँ, क्योंकि रेनबो में आपको पता है होता क्या, मैं समझा दूंगा, थ्योरी की शीट में दूंगा, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। डिस्पर्शन होता है, TIR होता है उसमें, और ये क्वेश्चन आ चुके हैं, एक शीट भी दूंगा क्वेश्चन की, क्योंकि ये जानना जरूरी है। तो डिस्पर्शन रेनबो मैं पढ़ाऊंगा, और रेनबो के साथ साथ रेलिक का क्राइटेरिया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उस पर भी क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं। तो रेनबो वो मैं अगले उसमें कवर करूंगा। तो डेविएशन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अच्छा, दूसरा आपका संडे का टेस्ट आई होप काफी बच्चों ने दिया था, अच्छा हुआ है। अभी भी अगर किसी बच्चे ने नहीं दिया हो, आपको देने चाहिए प्रैक्टिस के लिए, आपके लिए सिलेबस मैं दे रहा हूँ, डिवाइड कर दिया है अभी, क्योंकि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हो गया। अगला जो टेस्ट है 14 तारीख को, मंडे को, वो आपका मैकेनिक्स का है, SHM को एक्सक्लूड करके, SHM नहीं आएगा। अगले वाले में साउंड वेव और SHM, साउंड वेव, SHM और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। अगले दोनों पेपर मैंने अच्छे सेट किए, अच्छे का मतलब लेवल बहुत अच्छा है। फिजिक्स का पेपर आप जानते हो, मेरा पेपर कोई ऐसा हल्का नहीं बनाता हूँ, क्वालिटी का पेपर रहता है, ये नहीं कि कहीं से भी उठा के दे दिया। और आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन का लेवल, पेपर का लेवल वेरी करेगा। वैसे तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस साल भी पेपर नीट का आसान आएगा, JEE का जैसा आया आसान पेपर आए इस बार भी 2, तो नीट का भी आसान आना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ा बेहतर हो। ठीक है, तो अगले 2 पेपर मैं टफ बनाऊंगा। पीछे का अभी जो हुआ है वो ठीक था मेरे ख्याल से, उसमें उम्मीद के हिसाब से कुछ बच्चों ने तो ठीक किया है, लेकिन बाकी बच्चों को थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए। और अभी आपके सेमी मेजर में एक ही पहला टेस्ट हुआ है, 11 होने टोटल, 4 ये सेमी मेजर वाले और 7 फुल लेंथ टेस्ट है, तो उसमें पहला हुआ है आपका, अभी 3 बकाया है, तो सेमी मेजर वाले, और फिर आगे 7 जो टेस्ट आपके होंगे वो फुल लेंथ के, जैसा सिलेबस आपने देख लिया होगा। ठीक है, और उम्मीद है कि देखो शायद नेक्स्ट मंथ, शायद हो सकता है जुलाई में या जून में कोचिंग अगर ओपन होती है, तो वी कैन प्लान फॉर अ रिवीजन ऑल्सो। ठीक है, आप अगर टाइम होगा तो हम रिवीजन के लिए भी बुला सकता हूँ मैं आपको, कोई एक बुकलेट वगैरह टाइप की कुछ उठा लेंगे, प्रैक्टिस करा दूंगा इस बहाने से, अगर आप आना चाहोगे तो, अगर ओपन होता है तो। अगर नहीं हुआ तो फिर आपका ये 10 दिन में खत्म हो जाएगा। अपना सेल्फ स्टडी करिए, जो डाउट वगैरह है वो पूछते रहिए। ठीक है, तो डेविएशन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो देखिए, तो अगला पेपर मैंने बताया ना, आप पेपर जरूर दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा पेपर का अंदाजा हो
डराना मेरा मकसद नहीं है, पेपर अच्छा बनाता हूँ मैं, और मैं कहता भी हूँ, क्योंकि बच्चे कंपेयर करते हैं बाकी कोचिंग से भी देखते हैं, तो पेपर मेरा लेवल ठीक ही रहता है। तो अब इसमें देखिए ये प्रिज्म है, और इसमें एक मोनोक्रोमेटिक लाइट मैंने यहाँ से इंसिडेंट करी, और इसके बाद उसका अगला जो पेपर होगा थर्ड वाला, अभी अगले दो मैंने टफ बनाए, उसके आगे वाला थोड़ा इजी रखा है, उसके नेक्स्ट वाले फुल सिलेबस के कुछ इजी होंगे कुछ टफ होंगे, मिक्स टाइप का है वो आपके लिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पिछले वाले में इतने आए थे, इस वाले में कम क्यों आ गए, ठीक है, कम क्यों आ गए, वो नहीं, आप ये ना सोचें। पेपर का लेवल मैंने बनाया मैकेनिक्स है, तो थोड़ा ट्रिकी पेपर मैंने बनाया जानबूझ के, क्योंकि मैकेनिक्स मैं खुद भी बड़े इंटरेस्ट से पढ़ाता हूँ, सारे टॉपिक ही पढ़ाता हूँ खैर वैसे तो, बट मैकेनिक्स बच्चे का अच्छा तैयार होता है, तो मैंने उसी हिसाब से पेपर भी आपका सेट कर दिया। पेपर सेट हो गया, बस अपलोड नहीं हुआ है। अब यहाँ से देखिए लाइट इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से ऐसे गई, रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर ये नीचे की तरफ ऐसे डेविएट होके चली गई। नीचे की तरफ क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये रेयरर है, ये डेंसर है, ये डेंसर है, फिर रेयरर है। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये नॉर्मल हो गया, तो अब रेयरर में जा रही है बाहर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी ये, और फिर ये आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। तो अब इसमें डेविएशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं I1 कह रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इधर वाला जो एंगल है, इस एंगल को मैं I2 कह रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह सकते हो आप इसको, दूसरी साइड का अगर कहना चाहो। वैसे इसको एंगल ऑफ इमरजेंस कहा जाता है, वो ज्यादा बेटर है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रॉपर अगर मैं बोलूं तो ये वाला जो एंगल होता है, क्योंकि यहां से यहां रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये वाला जो एंगल है R1, इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं। और इसी तरह से फिर ये वाला इसी के अंदर है, इसे R2 कहते हैं, फिर इसे एंगल ऑफ इमरजेंस। तो कई किताबों में आपको ये वाले को I और इस वाले को E लिखा भी पा सकते हो। तो इंसिडेंस और इमरजेंस के लिए ऐसे, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, मैं I1 और I2 लिख रहा हूं, वो तो अलग अलग ऑथर का अपना अपना रहता है किताबों में लिखने का। तो अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल ए, और ये जो नीचे इसे कहते हैं बेस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। थोड़ा कैमरा एडजस्ट करूंगा, डिस्टर्ब हो गया कैमरा, ठीक है। तो अब हमें डेविएशन इसमें निकालना है, तो डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि लाइट जो है, यहाँ पे लाइट जो है वो ऐसे जा रही थी, ध्यान से देखिएगा, ऐसे जा रही थी और ऐसे मुड़ गई, तो ये पहला डेविएशन तो इस सरफेस पे हो गया। कितना डेविएशन हुआ वो देखेंगे। फिर इधर ऐसे जा ही रही थी, जब ऐसे मुड़ गई तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन फिर यहाँ मुड़ गई, यानी दो बार टोटल डेविएशन हुआ, एक इस पहले सरफेस से और एक दूसरा इससे, तो दोनों का मिला के कुल कितना डेविएशन हुआ वो हम निकालेंगे। और मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्योंकि अलग अलग कलर के लिए डेविएशन अलग अलग आने वाला है, तो सबके लिए अलग होगा, तो किसी एक कलर का हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये जो लाइन है इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे, ये आगे एक्सटेंड कर दी, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये वाला एंगल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लाइट ऐसे जा रही, ध्यान से देखिएगा, ऐसे जा रही थी और ऐसे मुड़ गई, तो इसमें ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला, ये एंगल हमारा पहले पार्ट पे डेविएशन जो हुआ फर्स्ट सरफेस पे हुआ। इसके बाद ये लाइट ऐसे जाना चाह रही थी, ऐसे मोड़ दी, और उसके बाद ये फर्दर ऐसे फाइनली निकल गई। तो अगर मैं आपसे कहूं टोटल डेविएशन जो है, तो ये डायरेक्शन इनिशियल था और ये डायरेक्शन फाइनल है, तो जो टोटल डेविएशन है वो ये वाला है जो हमें निकालना है, ठीक है। डेविएशन जो यहाँ पे निकालना है डेल्टा, इसको निकालने के लिए एक हमारे पास डेल्टा 1 है, अगर आप ध्यान से देखें, और ये वाला जो है ये इसका देखो ऐसे था इस तरह से, और अब ऐसे मुड़ गई, तो ये वाला एंगल डेल्टा 2, और अगर पता लग जाए तो हमको ये डेल्टा पता लग जाएगा, तो जो डेल्टा हमें चाहिए ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर आएगा, ठीक है। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 माइनस ए, आपको भी पता होगा, और थोड़ा सा आइडिया आपको इससे मिल जाएगा। अच्छा, इसमें आप देखिए कि इन दोनों एंगल का सम बाहर वाले के बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा, ये सब चीजें 11th और 12th में बच्चा आता है तो उसको डिटेल में बतानी पड़ती है, आपने सब ये पढ़ रखी है पहले से, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा सा आइडिया आप यहाँ से ले सकते हो, देखो ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये जो एंगल है ना, ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये I1 होगा, ये वाला, और I1 में से ये R1 है, तो ये जो बचा रह गया, यहाँ तो जगह नहीं है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेल्टा 1 की वैल्यू I1 माइनस R1 होगी। इसी तरीके से ये अगर मुझे निकालना हो डेल्टा 2, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये वाली लाइन है, मेरा पेन जो घूम रहा है ये वाली लाइन है, और ये लाइन है, तो ये अगर I2 है तो टोटल एंगल ये I2 हो गया, जिसमें से R2 अगर ये है तो डेल्टा 2 की वैल्यू I2 माइनस R2 हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं तो ये आ जाएगा I1 माइनस R1 प्लस I2
माइनस R2 और ये I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये डेविएशन आ गया। नाउ यूजुअली क्या होता है, हमें R1 R2 नहीं पता होते क्वेश्चन में, I1 I2 तो दे रखे होते हैं, R1 R2 नहीं पता होते, तो लेकिन R1 R2 के लिए खास रिलेशन आता है, और वो रिलेशन आप यहाँ थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड कर लो, थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड कर लो, और ध्यान से फिगर को देखना जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि R1 और R2 दोनों का सम इस एंगल के बराबर आता है एक। कैसे आएगा जरा समझो, ठीक है। देखो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल मैं कह सकता हूं इस वाले एंगल की वैल्यू, क्योंकि ये ट्राइंगल है, आप देखिएगा ध्यान से, ये वाले ट्राइंगल में इसकी वैल्यू 180 डिग्री माइनस R1 माइनस R2 हो जाएगी, 180 माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगी इस वाले एंगल की। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये वाला जो फिगर आप देख रहे हैं, इस वाले फिगर में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि इन चारों एंगल का सम 360 होगा, और 360 में से ध्यान से देखिएगा तो ये वाला एंगल, ये वाला पूरा यहां से लेके यहां तक ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, और इधर वाला भी 90 हो जाएगा, तो 90 90 180, यानी इसका और इस एंगल का सम 180 होगा। आप मेरी बात को समझे हो, ये 90 है, ये पूरा 90 है, और टोटल चारों का सम 360 होगा, तो इसका और इसका सम 180 होगा। यानी अगर मैं इसको ऐड कर लूं ए के साथ 180 माइनस ये, क्योंकि इसकी वैल्यू ये आई है, ये वैल्यू किसकी है, इस वाले एंगल, ठीक है, ये वाला जो एंगल है उसकी वैल्यू है, और ये टोटल दोनों का सम कितना हो रहा है भैया 180 डिग्री। तो आप देखेंगे 180 से ये कट जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी R1 प्लस R2। ये एक बहुत ही काम का रिलेशन है, एक तो मेरी एडवाइस है कि आप इसको याद रखिए, ए की वैल्यू R1 प्लस R2 है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में ये वैल्यू मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई I1 प्लस I2 माइनस ए। ये दो फॉर्मूले बहुत काम के, ये दो फॉर्मूले बहुत काम के। तीसरी एक काम की चीज जो आपने नोटिस करी हो, मैंने इसीलिए इसको डिराइव करके बताया है कि ये जो डेविएशन आता है, ये डेविएशन दोनों सरफेस से, टोटल डेविएशन जो होता है उसका समय, तो कुछ पहला सरफेस मोड़ता है और कुछ दूसरा सरफेस मोड़ता है। आगे हम एक केस पढ़ेंगे मिनिमम डेविएशन का, मिनिमम डेविएशन का, उसमें आप देखोगे कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है, क्या होती है वो मैं बताऊंगा, आईआईटी में क्वेश्चन आया, मेडिकल में भी आ सकता है, उसमें एक फॉर्मूला भी होता है। तो मिनिमम डेविएशन में दोनों सरफेस से इक्वली डेविएशन होता है, और ये वाली जो रे है ये बेस के पैरेलल हो जाती है जब डेविएशन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब ये यहाँ पे डेविएट होगी, तो अगर मान लीजिए टोटल डेविएशन मिनिमम सपोज करो 30 डिग्री आया है, तो फिर 15 डिग्री यहाँ होगा और 15 डिग्री यहाँ होगा, ऐसा होगा, वो आगे मैं बता दूंगा। सबसे पहला फॉर्मूला आ गया ये वाला और ये वाला, ये फॉर्मूला, और ये डेविएशन टोटल दोनों सरफेस से हुआ। ये फॉर्मूले आपको याद रखने और काम आते हैं। नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसमें एक तो मैं इसमें थिन प्रिज्म का केस बताने जा रहा हूं कि अगर प्रिज्म थिन होता है तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये डेविएशन का, ये फॉर्मूला बदल जाएगा, और इसको दो तरीके से थिन प्रिज्म के केस को निकाल सकते हैं, या तो स्नेल्स लॉ लगा के कर लें, या पहले हम मिनिमम डेविएशन का केस इसमें देख लेते हैं, उससे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक तरीका आप इसमें अपना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेविएशन, और डेरिवेशन करने से अच्छा है हम डायरेक्ट ही आए, तो डेविएशन डेल्टा बाई अ थिन प्रिज्म, ये भी काफी यूज होगा, बाई अ थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का मतलब है कि जो एंगल है, थिन प्रिज्म के आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जो एंगल ए है, ये ज्यादा से ज्यादा एंगल ए, ये तो एंगल लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू लेस देन 5 डिग्री होनी चाहिए। अब आपने कहा सर 6 हो जाए 7 चल जाता है, बट प्रेफरेबली 5 डिग्री से कम होनी चाहिए, तो उसको हम थिन प्रिज्म कहेंगे। ये तो एंगल लिखा है मैंने, और ये लेस देन का साइन है, ठीक है, ये लेस देन का साइन है, ये एंगल ए, रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। तो उस केस में ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। आप चाहो तो इसको डिराइव करके दे सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, हिंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये आया कैसे, थोड़ा सा आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओगे, तो मैं यहाँ बताता हूँ थोड़ा, 1 साइन I1 इक्वल्स टू म्यू साइन R1, है ना। अब क्योंकि एंगल ए छोटा है, तो ये जो R1 R2 है ये भी छोटे होते हैं, और I1 I2 ये भी छोटे होते हैं, और एंगल जब छोटा होता है तो आप जानते हैं साइन थीटा को हम
केवल थीटा लिख सकते हैं, यानी I1 की वैल्यू म्यू R1 आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ रख देना म्यू R1, और इसी तरह से दूसरी साइड में भी म्यू R2 आ जाएगा, जिसमें से म्यू को कॉमन ले लोगे तो R1 प्लस R2 A आ जाएगा, और उससे ये फॉर्मूला मिल जाएगा। आई होप कि मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। I1 जैसे आया ना म्यू R1, और ऐसे I2 आ जाएगा दूसरी साइड में स्नेल्स लॉ म्यू R2, यहाँ पे रखोगे म्यू कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 यहाँ से A रख दोगे, ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ये थिन प्रिज्म के लिए है। अब इसमें अगर आप देखें तो डेविएशन डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट समझा जा सकता है आसानी से। वो कैसे, आप देखिए इसमें हम जानते हैं कि लैम्डा वॉयलेट और लैम्डा रेड में लैम्डा वॉयलेट सबसे कम होता है, और हमने कॉची का रिलेशन पीछे पढ़ा था, उसमें हमने देखा था म्यू वी की वैल्यू सबसे ज्यादा और म्यू रेड की वैल्यू सबसे कम। एक ही मीडियम है बट उसके लिए म्यू की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट आएगी। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कौन से वाले कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। ध्यान रखना, मैं डेविएशन थिन प्रिज्म के फॉर्मूले को यूज जरूर कर रहा हूँ, बट ये किसी थिक प्रिज्म के लिए भी वैलिड होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि थिन प्रिज्म, इसमें जल्दी समझ में आ जाएगा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे लैम्डा वी लेस देन लैम्डा आर, म्यू वी ग्रेटर देन म्यू आर, और अब इसमें यहाँ पे अगर हम देखें लैम्डा वी लेस देन लैम्डा आर, म्यू वी ग्रेटर देन म्यू आर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेविएशन सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर का होगा और रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होगा। यानी बारी बारी से अगर हम कलर इसमें इंसिडेंट कराते, एक बार वॉयलेट कलर डाला उसका डेविएशन देख लिया, एक बार रेड कलर डाला उसका डेविएशन देख लिया, येलो डाला, तो सबसे ज्यादा डेविएट जो कलर होगा सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, जो कलर सबसे ज्यादा डेविएट होगा दैट विल बी वॉयलेट, और सबसे लीस्ट जो डेविएट होगा वो रेड होगा। यही कारण है, आगे हम समझेंगे, वो टॉपिक अलग से मैं बताऊंगा डिस्पर्शन का, जिसमें हम देखेंगे क्योंकि सारे कलर अलग अलग एंगल पर डेविएट होंगे तो सब अलग हो जाएंगे ना, सारे अलग हो जाएंगे, चले साथ थे लेकिन सबका डेविएशन अलग हो गया, अलग अलग एंगल पे निकलेंगे तो वो सारे कलर अलग अलग नजर आएंगे। दैट इज हाउ अ प्रिज्म डिस्पर्स अ व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट को कैसे कोई प्रिज्म डिस्पर्स करेगा वो आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, सो आप यहां कह सकते हैं वॉयलेट कलर इज डेविएटेड most while red color is deviated least। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि, और आ भी चुका है आपको, जहां तक मुझे याद है ये शायद क्वेश्चन आया भी है, अभी शायद लास्ट ईयर ही आया है मेडिकल में, तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी काफी इजी वाले भी पूछ लिए जाते हैं। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब इसमें देखिए मिनिमम डेविएशन का केस, ये तो थिन प्रिज्म का केस आ गया, मिनिमम डेविएशन का केस मैं आपको बता रहा हूँ कब होता है मिनिमम डेविएशन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। हालांकि एक मैक्सिमम डेविएशन का भी केस बनता है, वो भी मैं बताऊंगा। कम क्वेश्चन पूछे गए हैं मेडिकल में, तो मुझे याद नहीं कोई आया हो कभी, लेकिन हाँ IIT वगैरह में एक दो बार क्वेश्चन आया है मैक्सिमम डेविएशन का। मिनिमम तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत कॉमन सा, हर किताब में मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, और इसे मैं डेल मिनिमम कहूंगा। इसमें एक फॉर्मूला आएगा जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा मिनिमम, उधर रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो सबसे पहले तो इसकी कंडीशन क्या है वो आपको समझनी होगी, कंडीशन क्या है दोनों की। और कंडीशन ये है मतलब मिनिमम डेविएशन में कि जो प्रिज्म है, पहली बात तो हम इक्विलेटरल प्रिज्म के केस में ये डिस्कस करते हैं जब पूछा भी जाता है तो, और उसमें जब लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो इट इज इक्वली दैट द डेविएशन इज इक्वली शेयर्ड एट बोथ द सरफेस, यानी पहले सरफेस से 10 डिग्री अगर हुआ है तो मिनिमम डेविएशन के केस में दूसरे सरफेस पे भी 10 डिग्री होगा। और ऐसी सिचुएशन में जब पहला रिफ्लेक्शन के बाद जब लाइट एंटर करती है प्रिज्म में तो वो बेस के पैरेलल हो जाती है, ध्यान रखना। और इस पे क्वेश्चन IIT में आ चुका है, हो सकता है जो DPP में आपको दूंगा उसमें क्वेश्चन पहले तो था, अब हो सकता है मैंने कुछ नए क्वेश्चन डाले तो पुराना हटा दिया हो मे बी, या पढ़ा होगा वो, मैं अभी DPP दूंगा आपको, तो उसमें शायद क्वेश्चन है IIT में आया है। तो अब यहाँ से एक रे ऐसे आई और इसके बाद यहाँ
ऐसे जब जाएगी तो ये वाली जो रे है ये बेस के पैरेलल हो जाती है, ध्यान रखना। यही क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ऐसे कुछ नाम थे पी क्यू आर और एस ऐसे करके पूछा था। मिनिमम डेविएशन के केस में इनमें से कौन सी वाली जो रे पार्ट है पी क्यू या आर क्यू आर या आर एस कौन सा बेस के पैरेलल हो जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इन केस ऑफ डेविएशन या केस ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है, ठीक है। कंडीशन में पहली कंडीशन ये है I1 और I2 बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन R1 एंड R2, कंडीशन कह लो या मैं कहूँ इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं जब मिनिमम डेविएशन हो रहा होता है तो क्या रिजल्ट आते हैं। I1 I2 बराबर आएगा, यानी यहाँ जिससे एंगल से एंटर हुआ है उसी एंगल पे निकलेगा। ये वाला जो है ये आपका R1 और ये R2 भी बराबर हो जाएंगे और ये आपका प्रिज्म का एंगल है। तो एक बात और आपको यहाँ पे समझनी चाहिए कि अगर R1 R2 बराबर हो गए तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं। देखो यहाँ अभी लिखा हुआ था एक ही वैल्यू थी R1 प्लस R2, अब क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए तो आप इसको 2R भी कह सकते हो चाहो तो, और 2R तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी A/2, A/2 आ जाएगी, राइट, A/2, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू A/2। और तीसरी बात मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि डेविएशन जो टोटल होगा, डेविएशन इज इक्वली शेयर्ड एट बोथ सरफेसेस, बोथ सरफेसेस, शेयर्ड एट बोथ सरफेसेस। और लास्ट एक जो बात मैंने अभी बोली थी वो ये है कि जो बीम है फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद प्रिज्म के अंदर वाली जो है वो बेस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो रे आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, रे आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, रे आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन becomes parallel, या रे becomes parallel after first refraction, ऐसे कर लो। रे आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन becomes parallel to base, पैरेलल टू बेस, ठीक है, बेस के पैरेलल हो जाती है। और इसके बेसिस पे अब आप देखिए जो डेविएशन है वो डेविएशन यहां से आप निकाल सकते हैं डेल मिनिमम, ये आपका I1 प्लस I2 माइनस ए, यही तो हम लिख रहे थे, और I1 I2 बराबर हो गए तो आप इसको 2I भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये है I कह लो इसको, है ना, और इसमें 2I माइनस ए, ये आपका क्या आ गया डेल मिनिमम आ गया। तो ए आई की वैल्यू सॉरी यहाँ से ये आ जाएगी डेल मिनिमम प्लस A/2, है ना। और इसी तरह से यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट विल बी A/2। तो ये माइक म्यूट करो बेटा, आप माइक म्यूट कर लो। यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ। यहाँ बाहर हम हवा मान के चलते हैं, बाहर एयर है और अंदर म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आप यहाँ पे जब लिखोगे तो 1 साइन आई, 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर, 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, म्यू की वैल्यू आ जाएगी साइन आई अपॉन साइन आर। अब इसमें साइन आई की वैल्यू ये वाली और आर की वैल्यू ये वाली अगर हम रख देते तो हमारे पास एक जाना पहचाना फॉर्मूला आ जाता है, यहाँ से वैल्यू रखेंगे, आपने जरूर पढ़ा होगा, डेल एम प्लस A/2। इस पर काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और साइन A/2। अब इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो क्वेश्चन में आपको म्यू पूछ लेगा या तो क्वेश्चन में म्यू पूछ लेगा, ठीक है, और बाकी सब चीजें दे रखी होंगी, या फिर क्या करेगा कि ये आपसे म्यू दिया होगा, ए दिया होगा और डेल एम मिनिमम डेविएशन पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन काफी इस पे मिल जाएंगे आपको, और मेडिकल में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इस पे, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले मैं थ्योरी का पार्ट करा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन वगैरह मैं इसके बाद कवर करूंगा, पहले इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं।
आई होप कि कर लिया होगा आप लोग। अब इसका एक ग्राफ भी है जो पूछा जाता है, तो ग्राफ ये इस तरह का आता है, और ग्राफ किस किस के बीच में पूछा जाता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये डेविएशन है, इसके बीच में एक ग्राफ पूछा जाता है। तो ये ग्राफ जो आ रहा है ना, ये मिनिमम डेविएशन आ रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर खास एंगल के लिए, और उस एंगल से छोटे पे अगर इंसिडेंट करोगे कम एंगल पे तो भी ज्यादा होगा, और उससे ज्यादा करोगे तो भी। तो असल में ग्राफ जो आता है वो इस तरह का इसका ग्राफ आता है, ठीक है। इसमें ये बीच में डिप करता है, ये डेल्टा की सबसे कम वैल्यू होती है, और ये वो आई की वैल्यू, खास वैल्यू जो आई की वो ये है, ठीक है। आप देख ही सकते हैं यहाँ से। तो जिस एंगल पे ये होगा, लेट मी से ये आई नॉट है, तो मैं इसे डेल एम प्लस ए बाई 2 बोल सकता हूँ, इस तरह का कर्व होगा। आप इसमें एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि इस वाले एंगल से पहले भी अगर कोई एंगल लेंगे तो भी डेविएशन ज्यादा था, इसके बाद करेंगे तो भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ कई बार पूछ लेता है, स्टेट क्वेश्चन आ जाएगा मेडिकल लेवल में, तो यही क्वेश्चन पूछ लेगा, ग्राफ ही पूछ लेगा आपसे। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसमें ये तो बहुत कॉमन सा केस है, क्वेश्चन आपको शीट में मिलेंगे जो डीपीपी में आपको भेज दूंगा क्लास के बाद। लेकिन इसमें मैक्सिमम डेविएशन का केस भी समझना जरूरी है, और उसमें एक 3 केस मैं बताऊंगा। मैक्सिमम डेविएशन में 3 पॉसिबिलिटी होती है, उसमें तीसरी वाली जो पॉसिबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा, यानी मैक्सिमम का कंडीशन तो होगी, लेकिन उस मैक्सिमम में भी मैक्सिमम होगा एक, उस कंडीशन को लेके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट। एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, म्यू की कंडीशन आती है कॉसेक ए बाई 2 के साथ में, म्यू की कंडीशन कॉसेक ए बाई 2 के साथ में एक आती है, लेस देन आएगी कि ग्रेटर देन आएगी कि इक्वल आएगी, वो आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, आप वेट करिए उसका, ठीक है। तो अब यहां पे हम आ जाते हैं मैक्सिमम डेविएशन बाई अ प्रिज्म। आपने मिनिमम तो खूब पढ़ा होगा, लेकिन मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम में 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, वो मैं बताऊंगा 3 पॉसिबिलिटी कैसे कैसे हो सकती है। तो मैक्सिमम डेविएशन बाई अ प्रिज्म, और इसमें ये है कि अगर आपको मैक्सिमम डेविएशन चाहिए किसी प्रिज्म से, तो प्रिज्म का जो एंगल है वो प्रिज्म के क्रिटिकल एंगल के डबल से ज्यादा लो, डबल से ज्यादा लो। पर आपने कहा कि अगर डबल से ज्यादा नहीं हुआ तो मान के चलिए जैसे कि एक लाइट आपने इंसिडेंट कराई और उस लाइट की वेवलेंथ कुछ थी, उसके करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल एंगल मान के चलिए 30 डिग्री है, सपोज करिए क्रिटिकल एंगल उसके करस्पॉन्डिंग 30 डिग्री है, तो अब उसका डबल कितना होगा 60, तो प्रिज्म का एंगल 60 से ज्यादा रखो तो मैक्सिमम डेविएशन आएगा। लेकिन आपने कहा कि अगर मान के चलो 60 से ज्यादा ना हो, कम हो तो, या 60 के बराबर हो तो इसलिए फिर मुझे 3 केस बनाने पड़ेंगे, तीनों केस में मैक्सिमम निकालेंगे, और उन तीनों में भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो आएगा वो आएगा थर्ड वाले केस में, जिसमें क्रिटिकल एंगल के ट्वाइस से भी बड़ा एंगल आएगा। और उसमें एक कंडीशन आती है म्यू को लेके, वो कंडीशन आपको याद करनी है, रट लेनी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर डायरेक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ लोगे, नहीं तो बच्चे के सब ऊपर से निकल जाएगा, बोले ये क्या चीज थी, हमने तो कोई पढ़ा नहीं, ये कंडीशन कहाँ से आ गई, फिर बाद में पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं तब समझ में आता है। बट वो छोटा सा रिजल्ट आता है, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो मैक्सिमम डेविएशन बाय ए प्रिज्म, इसमें 3 कंडीशन हम बनाने जा रहे हैं। पहली कंडीशन है फर्स्ट केस, इफ प्रिज्म का जो एंगल है वो 2c से छोटा है, 2c मतलब c क्या है यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल है। तो पहला केस ये है। अब देखिए हमने शुरुआत जब की इस टॉपिक की, तो हमने देखा जो डेविएशन था वो I1 I2 पर डिपेंड कर रहा था। तो I1 को अगर मैं बढ़ा दूं तो डेविएशन बढ़ सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लाइट को यहाँ पर जब इंसिडेंट कर ही रहा हूं तो एक ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करता हूं जो सबसे ज्यादा हो। नॉर्मल से बड़ा एंगल अगर हो सकता है तो 90 से बड़ा हो भी नहीं सकता, तो मैंने 90 पे इंसिडेंट कर दिया, यहाँ से इंसिडेंट कर दिया, ये डेंसर मीडियम में जाएगी तो इसका जस्ट TIR होगा, और जस्ट TIR होगा तो ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये ए है, तो हम जानते हैं कि इधर जो ये रिफ्लेक्ट होने जा रही है उसमें ये वाला एंगल अगर सी है तो ये वाला एंगल सी से छोटा आएगा, क्योंकि आप देखिए इसमें से आप देखेंगे सी कम कर दो, ए में से सी कम कर दो तो सी माइनस इधर करो, ए माइनस सी लेस देन सी, तो इधर का जो एंगल आएगा वो ए माइनस सी आएगा। आपको शायद दिख रहा हो ये सी लिखा है मैंने, ये ए माइनस सी, तो मैंने दोनों साइड में सी माइनस कर दी, तो ए माइनस सी इधर बचाइए, तो ये एंगल क्रिटिकल से छोटा हो गया। अब आप सोचिए क्रिटिकल से छोटा हो गया तो लाइट TIR तो हो नहीं पाएगा, क्या होगा, डेंसर से रेयर में जा रही है, ध्यान रहे डेंसर से रेयर में जा रही है तो लौट के आने का सवाल ही नहीं है, ये इधर निकल जाएगी। अब ये एंगल आपको और चाहिए तब आप डेविएशन इसमें बता पाएंगे, इससे ज्यादा क्यों पॉसिबल नहीं था,
क्योंकि आपने मैक्सिमम पॉसिबल जो था उस पर इंसिडेंट कर दिया, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब तो अंदर से डाल रहे हो, फिर क्या मतलब बाहर से डालना है ना हमको। तो ये एंगल 90, ये सी और ये ए माइनस सी, तो ये बाहर निकल गई। अब जो मैंने आपको बताया था कि डेविएशन अगर हमें निकालना हो तो दो डेविएशन होते हैं, डेल्टा 1 और एक डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 तो इस बाउंड्री पे हो चुका है और डेल्टा 2 यहाँ पे। तो डेल्टा 1 बहुत आसान है, आप अगर गौर करेंगे तो डेल्टा 1 आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि डेल्टा 1 है कितना। क्योंकि ध्यान से देखो, ये वाली रे ऐसे जा रही थी, है ना, ध्यान से देखना, ये वाली रे ऐसे जा रही थी तो ये ऐसे मुड़ गई, तो इतना ही तो मुड़ी भाई, ये आपका डेल्टा 1 है। तो डेल्टा 1 अगर आप गौर करो तो ये एंगल देखिए, ये 90 है, ये 90 है, जिसमें से ये सी है, तो ये कितना बचा 90 माइनस सी। तो अब इसमें जो डेविएशन हम निकालेंगे तो डेल्टा 1 तो आ गया भैया 90 डिग्री माइनस सी। अब बारी है डेल्टा 2 को फाइंड करने की। दोनों अगर निकल आते तो जो डेविएशन आएगा वो मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि इससे बड़े एंगल पर नहीं इंसिडेंट कर सकते। तो देखिए अब यहाँ पे ये आपका 90 ये सी हो गया। अब बारी है इसको निकालने की। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको याद होगा, हमने पीछे अभी जब पढ़ा था, ठीक है, तो हमने ये I2 एंगल माइनस ये किया था, याद हो तो। देखो जब मैंने ये लिखा था तो आपको याद है, पीछे आप अगर लिखे होगे तो आपने देखा I1 माइनस R1, ये तो ये आ गया था। और इसको जब लिखा था तो I2 माइनस I2 माइनस R2, R2 हमारे पास है A माइनस सी। अब इसको निकालने की बारी है ना। ये वाला I2 और अगर हमारा निकल आए तो फिर हम उसमें से I2 में से ये माइनस कर देंगे, तो हमारा डेविएशन डेल्टा 2 निकल आएगा और उसको इसके साथ ऐड करके कुल डेविएशन निकाल लेंगे। नो डाउट ये थोड़ा सा बड़ा होने जा रहा है कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें हमें अभी डेल्टा 2 निकालना है। ध्यान रहे, हमें डेल्टा 2 कैलकुलेट करना है क्योंकि I2 हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो I2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अंदर का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर एयर है, और ये I2 मैं इसको कह रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो ये आ जाएगा, अंदर है म्यू, तो ये म्यू साइन ए माइनस सी, है ना, स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं मैं, और बाहर 1 साइन I2। तो आप देखिए क्लियरली I2 आपको मिल गया। थोड़ा सा बड़ा सा एक्सप्रेशन आ रहा है, पर कोई बात नहीं, आपको जो मिलेगा वैसे लिखना होगा, और ये लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपको मैं जो शीट दूंगा डीपीपी, उसमें एक जेई मेन का क्वेश्चन मैंने दे रखा है 2015-16 के आसपास, वो भी इसी तरह का कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो ये लिखने का कम से कम आइडिया तो हो, हम हिम्मत ही ना करें उसको ऐसे ही छोड़ दें। तो ये इधर आ जाएगा साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस सी, ठीक है, ये I2 आ गया। अब I2 आ गया तो जो डेल्टा 2 मैं चाह रहा था, ये वाला डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 विल बी I2 माइनस ए माइनस सी, तो ये प्लस हो जाएगा। आप मेरी बात को समझे हो भैया, ये I2 माइनस R2 है, तो R2 की वैल्यू यहां से अगर आप देखो तो A माइनस सी है, इसमें आप रखोगे तो ये डेल्टा 2 आ गया। सो दिस इज व्हाट I2 माइनस। अच्छा I2 की वैल्यू अगर लिखे हम यहाँ से, है ना, चलो ऐसे ही छोड़ो, तो नेट डेविएशन जो आएगा ये मैक्सिमम ही होगा, एंड दैट विल बी द सम ऑफ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। आप फिर क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने कहा सर मैक्सिमम कैसे होगा, भाई इससे बड़ा एंगल तो हो ही नहीं सकता ना 90 से इंसिडेंस का। हमने पहले देखा कि ये बड़ा करोगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा एंगल पॉसिबल नहीं है। तो ये जो मिला है इस केस के लिए, जब ये कंडीशन है, जब ये कंडीशन है तब, ये जब कंडीशन है तब ये आएगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट, ये 90 माइनस सी प्लस I2 की वैल्यू ये रही साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस सी, ठीक है, और माइनस ए, अब जगह यहां बचेगी तो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं माइनस ए, थोड़ा सा और लिखते हैं एक ही बार में, जब लिखना ही प्रॉपर दिखना चाहिए, डेल्टा 1, ये आपका 90 डिग्री माइनस सी और प्लस ये, सो दिस इज I2 की वैल्यू ये लिखी हुई है साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस सी और माइनस ए प्लस सी, माइनस ए और प्लस सी। तो आप देखेंगे इसमें ये सी और ये सी कट जाएगा, और फाइनली हमारे पास नो डाउट थोड़ा बड़ा सा रिजल्ट आया, कोई बात नहीं, जो मिला है उसको लिख लेते हैं, 90 माइनस ए प्लस 90 को आप चाहो तो पाई बाई 2 भी बोल सकते हैं,
π/2 लिख लेते हैं, कई बार ऐसे भी रेडियन में लिखा होता है, और साइन इनवर्स। अब आपने कहा सर इसको इतना याद तो होगा नहीं, तो मैंने थोड़ी कहा है आपको कि याद करना है, लेकिन कम से कम आइडिया तो हो कि हाँ ये इस तरह का अगर आ गया तो हम निकाल तो लेंगे कम से कम। अगर पूछा जाता है तो आप क्या सोच रहे हो, ये क्वेश्चन कोई फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो अपने आप में क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं चाहता तो मैं आपसे कह सकता था ऐसे करके क्वेश्चन देता, फाइंड द मैक्सिमम डेविएशन बाय द प्रिज्म इफ पहली कंडीशन a लेस देन 2c, दूसरी कंडीशन a इक्वल्स टू 2c, तीसरी कंडीशन a ग्रेटर देन 2c, जिसमें सबसे ज्यादा इससे भी ज्यादा आने वाला है, क्योंकि अभी सेकंड केस जब मैं लूंगा जिसमें a की वैल्यू 2c हो जाएगी तो इससे बड़ा आ जाएगा, और तीसरे वाले में उससे भी बड़ा आ जाएगा। सो लेट मी से यहाँ पे जो डेल्टा मैक्स 1 है ये पहले केस में, तो मैं इसको डेल्टा मैक्स 1 कह देता हूँ। नाउ आई एम कमिंग टू केस नंबर 2, तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये नोट कर लिया होगा आपने। आगे के जो केस हैं दोनों वो बहुत आसान है, उसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं होगी, कोई अच्छा क्वेश्चन बनाना तो इसको लेके पूछ लेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, खासकर जेई वगैरह में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। नीट वाले में जो पूछेगा वो थर्ड और सेकंड जो केस में बता रहा हूँ वो इजी होंगे, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा उसको। और देखिए, तो अब इसमें आ जाते हैं हम केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आसान है, a की वैल्यू 2c, तो आप इधर ही देखो, यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, पहले तो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 90 से कम कर नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम चाहिए। जैसे ही आप इसको 90 करोगे भैया ये आ जाएगा आपका क्रिटिकल एंगल सी, इधर रियल में 90 है तो इधर डेंसर में सी होगा, और ये एंगल कितना है 2c के बराबर, तो आप समझ सकते हैं ये एंगल कितना हो जाएगा c के बराबर, दोनों c हो गए, और ये डेंसर से जाएगी तो इस सरफेस में जस्ट ग्रेज कर जाएगी। आप देखिए तुरंत आ गया आपका डेविएशन, आपको दिख भी गया वो शायद, ये ऐसे ग्रेज कर जाएगी, तो ये एंगल कितना हो गया 90। अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, एकदम सिंपल कैलकुलेशन आने वाली है, पता है क्यों, वो इसलिए कि लाइट पहले ऐसे जा रही थी ऐसे, और अब जा रही है ऐसे, तो मुड़ी कितना, यही तो डेविएशन है, ये डेविएशन डेल्टा मैक्स 2, ये मैक्स 1 ये मैक्स 2, तो कोई भी देख के बता देगा डेल्टा मैक्स 2 कितना होगा। मैं वही तो बोल रहा था आपसे, इसमें आपसे ये वाला मेडिकल वाले बच्चों से पूछ लेगा, इजी केस है, बट होता क्या है क्वेश्चन आ गया, अब बच्चे को कुछ सूझ नहीं रहा है, वहां पे समझ ही नहीं आ रहा है, कंप्लीट ब्लैंक, यार ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, कैसे मैक्सिमम मिनिमम तो बहुत सारे पढ़े थे, क्वेश्चन भी किए थे, पूरी साल प्रैक्टिस करी थी, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए, कोई ये आइडिया नहीं आया। यही तो पूछा जाएगा हर बार, वही बासी क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व किए जाएंगे, बासी में बोल रहा हूँ मतलब वही पुराने पुराने क्वेश्चन वही वही घूम फिर के आते रहते हैं। हो सकता है किसी का मन हुआ चेंज करके क्वेश्चन दे दिया मैक्सिमम वाला, अब मैक्सिमम पढ़ा नहीं था, मिनिमम सबके दिमाग में था, सबको वो फॉर्मूला भी जो मैंने लिखाया था म्यू इक्वल्स टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए, खूब सारे क्वेश्चन आप लगाते हो उसमें, ये पूछेगा, ये थोड़ा नया आ जाएगा। तो डेल्टा मैक्स 2 और डेल्टा मैक्स 2 आप देख ही सकते हैं कितना है, टोटल 180 में से ए माइनस कर दो, तो 180 डिग्री माइनस ए, या फिर इसको पाई माइनस ए या पाई माइनस 2c भी कह सकते हो। आई होप कि मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। ये जो पाई माइनस ए आया ना, आप यहां से भी चाहो तो निकाल सकते हैं, इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। देखो मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे ए की जगह 2c रखो, सबसे ट्रिकी केस यही था, केस फर्स्ट सबसे ट्रिकी केस यही था। इसमें आप देखो यहाँ पे अगर 2c रखोगे तो साइन सी बचेगा, आप जानते हो साइन सी, साइन सी का मतलब होता है 1 अपॉन म्यू, म्यू से म्यू कट जाएगा, क्या बचेगा 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब जानते हो 90 डिग्री, देखो यार साइन इनवर्स 1 कह रहा हूं मैं, तो ये 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि जब इसको इधर लाओगे तो साइन 91 होता है, तो ये पूरा टर्म आपको क्या मिल गया 90, 90 ये है 90 ये है, 180 माइनस है 180 माइनस है, ठीक है, आपको समझ में आया वो शायद। अब आ जाते हैं हम थर्ड केस में, आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा, ये वाला केस नंबर 2। अब आ जाते हैं इसमें थर्ड केस, और इतना आपको अंदाजा हो गया होगा इसको देख के, ये अंदाजा हो चुका है कि देखो इस फिगर को देखो और इस फिगर को देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे इधर जाके और ऐसे मुड़ा, अभी अभी ये इतना और रह गया है, इस वाले केस में अगर आप देखें तो इस वाले केस में पूरा मोड़ दिया, इस बाउंड्री को बिल्कुल जस्ट टच कर गया ये बाउंड्री को, यानी आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला डेविएशन जो था उससे इसमें और ज्यादा है, क्योंकि इस वाले केस में डेविएशन इतना ही हो पाया था, इतना ही हो पाया था, इसने क्या किया इस वाले केस में और ज्यादा इसको मोड़ दिया। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है, तो अब ये सेकंड केस हो गया आपका। थर्ड केस में आ जाते हैं, केस नंबर, ये केस नंबर 3। वैसे तो ओवरऑल ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं। आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया था, और ये इन तीनों में वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, फिर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट तो चल ही रहा है। केस नंबर 3 ये है कि जो एंगल है वो 2C से भी बड़ा है। अब यहां से कहानी शुरू होती है। देखो प्रिज्म ये है, इसमें यहां से आप ये ऐसे, इसमें 90 के एंगल से ज्यादा पे तो इंसिडेंट कर ही नहीं सकते हो, करा दो 90 पर, ये 90 पे हो गया, ये इधर मुड़ गई, ये एंगल C आ गया, ये एंगल आपका A है, तो ये बात तो पक्का है कि ये वाला एंगल आपका A माइनस सी होगा। और आप इसको देखो A माइनस सी, दोनों तरफ C माइनस कर दूंगा, तो A माइनस सी की वैल्यू C से बड़ी है, यानी ये A माइनस सी C से भी बड़ा है। यानी आप मुझे बता सकते हैं क्या इसका TIR होगा कि नहीं होगा? क्या आपको समझ में आ रहा है इसका TIR होगा कि नहीं होगा? क्योंकि A माइनस सी क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया। बताइए, नहीं बता पा रहे? ये लाइट यहां से आई, यहां ऐसे टकराने के बाद में इसका TIR होगा कि नहीं होगा? बोलो, बोलोगे नहीं तो फिर पढ़ाने का क्या फायदा? मैं इतनी ताकत जो लगा रहा हूँ पढ़ाने में, एनर्जी पुट कर रहा हूँ, आप कोई रिप्लाई नहीं दोगे। नहीं, ये बात समझ में आ रही है आपको? ये आपका एंगल सी है, ये आपका A माइनस सी है, और ये बड़ा है, तो TIR होगा कि नहीं होगा ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। होगा 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 सर। यहाँ से ऐसे जाके ऐसे आएगा, और ये फिर ऐसे इसका TIR हो जाएगा। अब इस लाइन को ऐसे मत सोचना कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं है, दिखने में लग रही है, कुछ भी हो सकती है। तो अब क्योंकि इसका TIR हो चुका है, तो ये वाला एंगल क्लियरली A माइनस सी हो गया। अब हमें बस यही देखना है, बाकी हो सकता है आप ये भी कहोगे सर इसमें भी तो हो सकता था, बिल्कुल सही बात है, बट हमें केवल 2 का केस कंसीडर करना है, और इसके बाद भी पॉसिबिलिटी बनेगी फिर। तो ये जो डेल्टा मैक्स 3 कह रहा हूं मैं तीसरे केस में, तो मैक्स 3, तो आपको अंदाजा हो गया होगा पहले वाले केस में ये रे यहाँ पे थी, दूसरे में यहाँ मुड़ी, तीसरे में और मुड़ गई, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि ये तीनों में सबसे ज्यादा है। एक बात, दूसरा, अब ये वैल्यू कितनी आएगी? तो देखो भैया पहले वाले पर डेविएशन हर बार इतना ही हुआ है, पहले वाले पे जो यहाँ हुआ था वही यहाँ हुआ है, और वही यहाँ हुआ है। तो मैं अब जो इसमें करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये डेल्टा 1 है ना, और ध्यान से देखो ये रे इधर जा रही थी, और ये इधर जाते जाते इधर मुड़ गई, तो ये आपका डेल्टा 2 हो गया, ये आपका डेल्टा 1 हो गया। तो डेल्टा 1 की वैल्यू तो ये रही, और मुझे लगता है डेल्टा 2 भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 है, और उस 180 में से ये मैं माइनस कर दूं इन दोनों का सम, तो ये डेल्टा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका भैया 90 डिग्री माइनस सी, या इसे मैं π/2 कह देता हूं, या 90 रहने दो, चलो बाद में कर लेंगे माइनस, और ये 180 में से डेल्टा 2 है ना, सॉरी प्लस करना है, तो 180 में से ये माइनस कर दिया, और ये इसका ट्वाइस करना पड़ेगा, 2 टाइम्स A माइनस सी, है ना, दोनों का सम, तो 2 टाइम्स A माइनस सी। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करके एक रिजल्ट हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि इसमें जो याद करने का है वो एक भी याद करने का नहीं है, कर पाते हो तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये कर लोगे, ये तो याद नहीं रहेगा। अब इसमें देखिए, ये आपका 90 और 180, 270 तो भैया ये हो गया माइनस सी, और ये माइनस का 2A और प्लस का 2C, है ना, माइनस और माइनस प्लस का 2C, और माइनस का 2A माइनस सी, और ये है 2C और माइनस सी, तो ये प्लस का C हो गया, इसको हटाओ, ये 270 आ गया, ये डेल्टा मैक्स आ गया, मैक्स 3, और 270 को आप चाहो तो 270 को 3π/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं फिलहाल इसको इतना ही लिख के छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहली चीज जो आपने नोटिस करी होगी, और जो करनी चाहिए, नहीं भी करिए, वो ये है कि इन तीनों में ये सबसे बड़ा है, वो दिख भी रहा होगा आपको। ध्यान रहे, मैंने यहाँ और यहाँ रिफ्रैक्शन कंसीडर किया है, क्योंकि प्रिज्म में 2 सरफेस पे रिफ्रैक्शन ही पूछा जाता है। होने को तो अभी यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर आता है तो बहुत अच्छी बात है, सीधे निकल जाएगा, फिर तो नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो गया, अनडेविएटेड चल जाएगी।
लेकिन अगर किसी अदर एंगल पे आता है, जैसे ऐसे गया तो टुवार्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगा, अगर ऐसे आया तो ऐसे बेंड हो जाएगा, और अगर ऐसे गया ठीक है तो ऐसे बेंड होके ऐसे हो जाएगा, तो वो फिर अलग केस बनेगा, वो तो टोटल डेविएशन पूछा जाएगा, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट केस। तो ये आ गया, और आप इसमें फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल्टा मैक्स 3 इज ग्रेटेस्ट, डेल्टा मैक्स 2 से बड़ा है और डेल्टा मैक्स 1 से ये बड़ा है। एक बात तो ये, लेकिन जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है वो कुछ और बताने के लिए लिखा है, जो आपसे पूछा जाएगा मेडिकल वालों से भी, और आईआईटी जेई वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं उनसे भी पूछा जा सकता है। वो है वो जो ऊपर कंडीशन दी है ना, उस कंडीशन को लेके एक सवाल पूछा जाता है, वो मैं बताऊंगा, पहले आप इतना नोट करो। छोटा सा एक फॉर्मूला टाइप का बन जाएगा, और हो सकता है कभी आपने वो क्वेश्चन देखा भी हो, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ, छोटी सी एक बात है। चलिए मैं इधर रब कर देता हूँ इसको, ये नोट कर लिया होगा आपने। नाउ सी ये जो केस है इसमें सबसे ऊपर जो कंडीशन लिखी हुई है, इसी केस में कंटिन्यू करना है आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये हमने देखा a ग्रेटर देन 2c था इसी केस में, तो आप देख सकते हैं ये c है और 2 को इधर ले आओ तो c लेस देन a/2 हो जाएगा, 2 को इधर ले आए और c की तरफ ये था, ठीक है, दोनों तरफ साइन ले लो तो साइन लेस देन साइन a/2, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका 1/μ होता है, साइन c 1/μ होता है, लेस देन और साइन a/2, ठीक है। साइन a/2 को चाहो तो या तो ऐसे ही रहने दो, या फिर इसको 1/cosec a/2 कर लो, cosec a/2 कर लो। और अब क्या करना है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो ध्यान से देखो म्यू, म्यू यहाँ आ गया, ग्रेटर की साइड में आ जाएगा, म्यू ग्रेटर की साइड में आ जाएगा, ये लेस की साइड में आ जाएगा। मैं इसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ आपसे जो पूछी जाएगी कि इन केस ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, in case of maximum deviation the condition satisfied is this, and if this condition is satisfied in any prism then the prism produce maximum deviation, ठीक है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन कह सकता हूं मैं इसको, ये याद रखने की चीज है जो अब तक हमने डिस्कशन किया ना, इसमें कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, क्योंकि मैं ये बता चुका हूं कि तीनों डेविएशन अपने अपने केस में मैक्सिमम है, तीनों अपने अपने मैक्सिमम है, लेकिन सबसे ज्यादा उनमें भी ये है, तो उसमें ये कंडीशन आ गई कि म्यू ग्रेटर देन cosec a/2, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन ये आ गया। आप इसको यहां से cosec के टर्म में लिखो, cosec के टर्म में लिख लो, या फिर आप इसको यहीं से ऐसे भी छोड़ सकते थे, जैसे 1/μ लिख दिया sin a/2, तो ये बन जाता sin a/2, है ना। sin a/2 ऐसे ही रहने दो, इसकी जगह 1/μ लिख लो, तो sin a/2 ग्रेटर देन 1/μ, ऐसे भी ये एक ही चीज है, दिस एंड दिस एंड से। ये खास बात है, ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पूछा भी जाता है। अब देखिए इसमें प्रिज्म में डिस्पर्शन पर आते हैं हम, डिस्पर्शन पढ़ेंगे, और डिस्पर्शन में ही आगे फिर दो केस में बताऊंगा थिन प्रिज्म के, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर कभी आ जाए तो फिर क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए फिर उसके बारे में। तो अब मैं डिस्पर्शन आपको बताता हूँ, डिस्पर्शन क्या है। तो प्रिज्म डिस्पर्स करता है, या कोई भी मीडियम जो कि ट्रांसपेरेंट होता है वो डिस्पर्स कर सकता है। तो डिस्पर्शन बाई प्रिज्म पढ़ा रहा हूँ फिलहाल तो, बट लेंस में भी होता है, ध्यान रहे। और लेंस में जो होता है उसमें लेंस क्या करता है, सारे कलर के लिए अलग अलग जगह फोकस कर देता है। तो इस तरह की अलग अलग हमें कलर्ड इमेज मिलती हैं, और वो जो कलर्ड इमेज मिलती हैं
उन उस डिफेक्ट को क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। अच्छा, मैंने एब्रेशन की कोई थ्योरी की शीट दी है क्या आपको? एब्रेशन से रिलेटेड कहा तो था, मुझे याद नहीं मैंने दिया कि नहीं दिया। एब्रेशन की कोई शीट दी है मैंने, डिफेक्ट से रिलेटेड, विजन डिफेक्ट्स या एब्रेशन, कुछ एडिशनल टॉपिक करके कोई शीट दी हो मैंने आपको थ्योरी में? एडिशनल टॉपिक का मतलब पढ़ लेना, सिलेबस का पार्ट नहीं है, जैसे फोटोमेट्री वगैरह नहीं है। दिया है क्या? नहीं सर। नहीं दिया है, चलिए मैं भेज दूंगा, वो भी भेज दूंगा। आज मैं आपको एक तो प्रिज्म का असाइनमेंट दूंगा, रेनबो का थ्योरी का पार्ट, और एक ये डिस्पर्शन वाला, और एक रेनबो और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, 4 चीजें मैं भेजने वाला हूँ, जिसमें से रेनबो और स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम कल डिस्कस करेंगे। प्रिज्म की डीपीपी भी मैं डिस्कस कर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं बता दूंगा। आज आपको टाइम मिल जाएगा तो आप लगा लेना, और कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? तो कल हम इसमें रेनबो और स्कैटरिंग पढ़ेंगे। हाँ, क्या कह रहे हो बताओ? तो प्रिज्म और स्कैटरिंग तो भेज दिया सर आपने। प्रिज्म और स्कैटरिंग वाला भेज दिया सर आपने डीपीपी। अच्छा, भेज दिया मैंने। यस सर। और प्रिज्म का और डिस्पर्शन दोनों का भेज दिया। थ्योरी भेजी है क्या? रेनबो रेनबो वाला भेजा है? यस सर। प्रिज्म और रेनबो एंड स्कैटरिंग वाला डीपीपी भेज दिया सर। डीपीपी भेज दिया, थ्योरी नहीं भेजी अभी? थ्योरी रेनबो? नहीं सर। अच्छा, वो मैं भेज दूंगा, तो आप उसको कल पढ़ के आइएगा। कल भी क्लास होगी, रेगुलर टाइम पे ही होगी। थोड़ा सा दिक्कत थी गले में, तो मैंने कहा चलो रेस्ट ही ले लेते, मालूम पड़ा और स्थिति खराब हुई। ठीक है, तो अब देखिए डिस्पर्शन बाय प्रिज्म। तो सबसे पहले डिस्पर्शन, मैंने कहा कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा वो उससे डिस्पर्शन हो जाएगा, लेंस से भी हो जाएगा, कोई ग्लास स्फीयर है उससे भी हो जाएगा, प्रिज्म से भी हो जाएगा, यहाँ तक कि कोई ग्लास स्लैब है वो भी करा सकती है, पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी था कि पैरेलल ग्लास स्लैब अगर होती है तो क्या उससे डिस्पर्शन हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है, डिपेंड करता है, कई सारी सिचुएशन बनती है। तो अब देखिए डिस्पर्शन बाय प्रिज्म, तो सबसे पहले डिस्पर्शन क्या है? द स्प्लिटिंग of white light into 7 कलर। नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि वास्तव में देखो तो 7 कलर नहीं होते, इनफाइनाइट कलर होते हैं, है ना? बोलते हम 7 है कि हमारी आंखें उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती 7 से ज्यादा कलर को, क्योंकि उतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट हमारी आंखों से नहीं हो पाता। तो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर। अब इसमें कितने भी हो सकते हैं, वैसे होते कितने? इनफाइनाइट कंस्टिट्यूएंट कलर। ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। और डिस्पर्शन का कारण क्या है? डिफरेंट कलर के लिए म्यू की वैल्यू डिफरेंट होना, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही समझा चुका हूं कि वॉयलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा और रेड का सबसे कम। तो सारे कलर बराबर नहीं, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एक तरह से भेदभाव हो रहा है। कोई कलर को प्रिज्म ज्यादा मोड़ रहा है, किसी को कम, तो कोई पीछे छूट जाएगा, कोई आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो डिस्पर्शन का कारण क्या है? क्योंकि डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट डेविएशन होते हैं। तो हम यहाँ पे रीजन भी दे सकते हैं, क्या पता ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि द रीजन ऑफ डिस्पर्शन इज, और उसमें फिर वो ऑप्शन दे देगा। तो द रीजन ऑफ डिस्पर्शन the region of dispersion is that different color, या ऐसे मैं लिखता हूं, is that refractive index of a medium is different for different color, is different for different color। ठीक है, refractive index of a medium is different for different color, is different for different, कई बार हो गया, and so is the deviation। so is the deviation का मतलब, और डेविएशन भी अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, लैम्डा वॉयलेट सबसे कम और लैम्डा रेड सबसे ज्यादा, म्यू वॉयलेट सबसे ज्यादा और म्यू रेड सबसे कम। इसलिए जो डेविएशन है पीछे बताया था अभी मैंने, वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा और रेड के लिए
सबसे कम। ठीक है, अब इसको समझते हैं यहाँ पर, और इसमें दो चीजें समझेंगे, एक तो मीन डेविएशन और एक एंगुलर डिस्पर्शन या एंगल ऑफ डिस्पर्शन, और उसी से रिलेटेड फिर एक है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर और एक हमने पीछे मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ लिया। वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पावर तो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, उसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकंड या वोट। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला भी लिखोगे तो ml²T-2। फिर एक पीछे अभी लेंस के लिए पढ़ा, मिरर के लिए ऑप्टिकल पावर। ऑप्टिकल पावर हमने देखा था मीटर इनवर्स या डायोप्टर, वो अलग चीज है, पावर आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। फिर आगे एक और आने वाला है रिजोल्विंग पावर। ठीक है, तैयार रहो उसके लिए। रिजोल्विंग पावर हम पढ़ेंगे जब माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पढ़ेंगे, तो पावर वाले कई सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है। तो पावर को पढ़ते समय पावरफुल कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेना। अब आ जाते हैं इसमें, प्रिज्म का एक फिगर बनाते हैं, और यहां से एक व्हाइट लाइट हमने इंसिडेंट करी। ये व्हाइट लाइट क्या है, यहीं से 7 कलर कहें या फिर हम कहें इनफाइनाइट कलर में बढ़ जाती है, और इसमें ये ऐसे करके और ये ऐसे करके, अगर मैं यहाँ एक स्क्रीन लगा दूं ऐसे, तो ये स्क्रीन पे मुझे यहाँ पे कलर्स नजर आएंगे। ये स्क्रीन है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर अभी आपने समझ लिया होगा तो इनमें कौन सा कलर ये वाला है, ये वाला कलर कौन सा है? कैन यू टेल मी? सर वायलेट। वॉयलेट। अभी मैंने आपको बताया वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है और रेड कलर सबसे कम होता है। आगे हम समझेंगे कि रेनबो जो बनता है ना, वो रेनबो में भी यही कारण होता है। जो बूंदें होती है, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या बोल रहा था कि प्रिज्म में ही डिस्पर्शन होता है, ऐसा नहीं, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा उसमें डिस्पर्शन हो जाएगा। तो बूंदें आप देखते हो हवा में, जब बारिश होती है उस समय हवा में छोटी छोटी बूंदें तैरती रह जाती है कुछ देर के लिए, तो उसमें से जब सनलाइट गुजरती है तो सनलाइट में लाइट जो होती है वो 7 कलर में टूट जाती है, और वही फिर हमें प्रोजेक्ट, जब उस पे स्काई में जो प्रोजेक्शन दिखाई देता है वो रेनबो का नजर आता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वो बूंदें नीचे सेटल होती जाती है, हवा में जो सस्पेंडेड रह जाती है थोड़ी देर के लिए, ग्रेविटी की वजह से नीचे तो आएंगी थोड़ी देर के बाद, तो वो रेनबो फिर गायब हो जाता है। ठीक है, तो स्फेरिकल ड्रॉप आप देख रहे हो, उसमें भी डिस्पर्शन हो रहा है। तो डिस्पर्शन किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में किया जा सकता है। और आगे देखेंगे कि रेनबो जो बनता है तो उसमें 3-4 फिनोमिना बनते हैं। एक शीट मैंने जो दी है उसमें क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको कि रेनबो का कारण क्या है, तो TIR होता है, बताऊंगा कैसे। ठीक है, इसके अलावा डिस्पर्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो ये कंबाइंड फिनोमिना होता है 3 का, TIR का, डिस्पर्शन का और रिफ्रैक्शन का। ठीक है, अब ये मैंने फिलहाल यहाँ पे जो कलर दिखाए हैं सिर्फ 2 दिखाए हैं, क्योंकि फिर यहाँ हौच पौच होगा। तो ये व्हाइट लाइट है, और इस व्हाइट लाइट में ये आपका रेड, ये वॉयलेट। एक और मैं दिखा देता हूं बीच में, ये येलो। लेकिन आप देख सकते हैं विव ब्यूर, तो यहाँ पे बाकी के भी कलर आप मार्क कर सकते हैं, VIB, वाई, ये G आ जाएगा, ये Y आ जाएगा और ये O आ जाएगा। ठीक है, ये येलो कलर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको मिल जाएंगे। ये आ गए, ये स्क्रीन पे 7 कलर का प्रोजेक्शन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे कलर अलग अलग क्यों डेविएट हुए, क्योंकि म्यू की वैल्यू डिफरेंट थी। अब इसमें 2 बातें जानने की है। एक तो ये कि ये जो व्हाइट लाइट थी पहले इधर जा रही थी, व्हाइट लाइट इधर जा रही थी, तो इसमें आप देखें तो रेड कलर इतना ही डेविएट हुआ यहाँ पे, क्योंकि सारा रेड भी तो पहले इधर ही आ रहा था, अब रेड इधर जा रहा है, तो रेड का डेविएशन ये हो गया। लेट मी से ये डेल्टा रेड है। इसी तरह से अगर मैं येलो की बात करूं तो येलो का डेविएशन ये हो गया, लेट मी से डेल्टा वाई, और लास्ट में ये इसका आ गया डेल्टा वॉयलेट। ठीक है, तो अब इसमें ये जो कलर है ना, ये सॉरी कलर नहीं, एंगल, ये वाला जो एंगल है ये यानी कि जो कलर है इस एंगल में डिस्पर्स हो गए, इतने एंगल में फैल गए ये कलर। ये जो एंगल होता है इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन या फिर एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, तो यहां पर एंगल ऑफ डिस्पर्शन और एंगुलर डिस्पर्शन इसे मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
ठीक है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? आप कह सकते हैं इट इज द एंगल इन विच द 7 कलर्स आर स्प्रेड, ठीक है, या कह सकते हैं इट इज द एंगल इन विच द कंस्टिट्यूएंट कलर आर स्प्रेड, जितने भी कलर होते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा को, अगर ध्यान से देखो तो थीटा ये वाला जो एंगल है थीटा, ये वाला एंगल जो वॉयलेट वाला डेविएशन है माइनस रेड वाला डेविएशन, तो वॉयलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन, ये आ गया, ठीक। एक तो ये चीज, दूसरा एक मीन डेविएशन और पूछा जाता है। तो वैसे तो अगर आप 7 कलर होते हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से देखें तो बीच में ग्रीन आता है, कैसे भाई, विव ग्योर है, तो 3 इधर और 3 इधर, तो बीच में जी आ रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि मीन डेविएशन ग्रीन के लिए आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, येलो के लिए मीन आता है, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। तो ऐसा नहीं कि अल्फाबेट इसमें 7 है तो बीच में जी आ रहा है तो जी का क्यों नहीं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। येलो कलर के लिए जो आता है वैल्यू वो बाकी का एवरेज आता है, उसे हम कहते हैं मीन डेविएशन। मीन मतलब एवरेज, और इसीलिए मीन डेविएशन कभी भी पूछा जाएगा तो आप येलो कलर का जो आता है उसको लिख सकते हो। तो मीन डेविएशन जो होता है दैट इज वाई, वो इन दोनों के एवरेज के बराबर आता है। तो कभी ये भी पूछ सकता है आपसे। फिर इसमें एक स्पेशल केस बनता है कि अगर मान के चलिए इसमें ये प्रिज्म जो हमने लिया है, अभी तो कोई भी जनरल प्रिज्म हमने ले लिया, बट अगर ये मान लीजिए थिन प्रिज्म है तो एंगल ए बहुत छोटा होगा, तो फिर इसमें ये वाला और वो वाला फॉर्मूला स्लाइटली चेंज हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा, हो सकता है और किया जा सकता है। तो इन केस ऑफ थिन प्रिज्म, इन केस ऑफ थिन प्रिज्म, अच्छा एक चीज और इससे पहले मैं बताऊंगा, डिस्पर्सिव पावर, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेशियो होता है इसका एंगुलर डिस्पर्शन और मीन डेविएशन का, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्शन और मीन डेविएशन का जो एवरेज है उसी को कहते हैं हम एंगुलर डिस्पर्शन और मीन डेविएशन, जिसमें एंगुलर डिस्पर्शन ये आपका थीटा है और मीन डेविएशन डेल्टा वाई है, या आप ऐसे करो, इसको ऐसे लिखो थीटा अपॉन डेल वाई, और आप देख सकते हैं दोनों ही एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। तो दिस क्वांटिटी इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, दिस क्वांटिटी इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। नोट कर लो आप इसको इतना। इसमें फिर थिन प्रिज्म का केस और बताता हूँ, फिर इसमें प्रिज्म के 2 कॉम्बिनेशन बता के इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। कल हम इसकी शीट को डिस्कस करेंगे और रेनबो और वो सब चीजें जो है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो अब इन केस ऑफ थिन प्रिज्म, इन केस ऑफ थिन प्रिज्म, ठीक है, तो हम जानते हैं थिन प्रिज्म का मतलब है एंगल ए इज वेरी स्मॉल, और अगर एंगल ए स्मॉल है तो आप देखो हमने थिन प्रिज्म के केस में ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, याद हो तो, ये पढ़ा था कि नहीं। अब इसमें अगर मान लीजिए ये हमें वॉयलेट कलर के लिए लिखना होगा, तो ये लैम्डा वॉयलेट, सॉरी डेल्टा वॉयलेट और ये म्यू वॉयलेट, एंगल तो वही रहेगा। इसी तरह से रेड कलर के लिए लिखना होगा, तो ये म्यू रेड -1 इंटू ए, और येलो के लिए लिखना होगा तो म्यू येलो -1 इंटू ए, राइट, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए अगर मैं डेल्टा थीटा निकालना चाहता हूँ, देन ये तो मैंने वहीं से लिख दिया, फॉर्मूला थिन प्रिज्म के लिए था, तो देन सबसे पहले तो थीटा निकाला जाएगा इस केस में। तो थीटा में देखो यहाँ वैल्यू रखो दिस माइनस दिस, ऊपर देखो इसमें से इसे माइनस करोगे तो 1 से 1 तो चला ही जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, 1 से 1 चला जाएगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो ये आ गया टाइम से, लेकिन ये कब यूज होगा, जब प्रिज्म थिन होगा, ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरा
दूसरा ये वाला जो केस है, ये वाला केस है, तो डेल्टा वॉयलेट और डेल्टा रेड ये भी अगर आप लिखना चाहें डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे येलो के लिए, वैसे येलो के लिए अलग से है, ये येलो के लिए अलग से है। अगर ना दिया हो, मान के चलो येलो का ना दिया हो, तो फिर यहाँ से आप वैल्यू लिख सकते हो, यहाँ से आप वैल्यू लिख सकते हो, और अलग से दे रखा है तो ठीक है। तो अब यहाँ पे ओमेगा जब आप लिखोगे तो ओमेगा इज थीटा अपॉन डेल वाई, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे जब रखोगे तो ये बन जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर टाइम्स ए, और ये बन जाएगा आपका म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। सो इससे ए से ए चला जाएगा आपका। तो हमारे पास डिस्पर्सिव पावर का थिन प्रिज्म के लिए एक और फॉर्मूला आ चुका है। तो मैं ये तो हटा ही देता हूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इन दो फॉर्मूले को लेके यहाँ हम प्रिज्म के कॉम्बिनेशन बस डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रिज्म के कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आए तो कम है, लेकिन अगर कोई आए तो थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। ये आ गया, यहाँ तक आप इसको नोट करिए। और प्रिज्म की थ्योरी मैं बस अब इसमें जो बचता हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का मतलब है यहाँ पे हम दो प्रिज्म कंबाइन करने जा रहे हैं, और उसमें हमारी रिक्वायरमेंट दो तरह की होती है। एक रिक्वायरमेंट तो होती है कि हमें डिस्पर्सन चाहिए, डेविएशन नहीं चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है डेविएशन चाहिए, डिस्पर्सन नहीं चाहिए। एक चाहिए डिस्पर्सन, दूसरे में डेविएशन चाहिए। मतलब आप समझ गए होंगे, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन और डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ऐसे कह लो, ठीक है। तो अब इसमें दो केस जो बनते हैं, इसमें दो अलग अलग मटेरियल के प्रिज्म हमें लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट अलग है। एक केस में हमें डेविएशन चाहिए, डिस्पर्सन नहीं चाहिए। दूसरे में डिस्पर्सन चाहिए, डेविएशन नहीं चाहिए। तो इसमें हेडिंग भी हम उसी तरह से देंगे। पहला वाला डेविएशन हो, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन में। और ये एक चीज मैं बता दूं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म जहां मैंने लिखा है ना, इसमें आपको थिन प्रिज्म करना होगा, क्योंकि थिन प्रिज्म के लिए ही है ये जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूं आपको। आप पूछेंगे थिक के लिए क्या होगा, तो आपको बता ही थिन प्रिज्म के लिए रहा हूं, वो भी पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। अगर पूछता है तो यही पूछेगा, थिन वाला, थिक वाला नहीं। और उसके लिए फॉर्मूले कोई मतलब ही नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन प्रिज्म आपको हेडिंग देनी है, ध्यान रहे, थिन प्रिज्म, एंगल बहुत छोटे हैं। तो अब यहाँ पे एक प्रिज्म ये है, दूसरा प्रिज्म ये है, ऐसे लगाए जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह आपको अभी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से एक ये वाला प्रिज्म है, इसका एंगल ए है, और दूसरा प्रिज्म ये है, इसका एंगल ए डैश है। जरूरी नहीं दोनों के एंगल सेम हो, ए और ए डैश है। अगर दोनों बराबर कर दी तो ये पैरेलल फेस हो जाएंगे, तो हो सकता है कि ना डिस्पर्सन हो ना डेविएशन हो, एक ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो एंगल भी डिफरेंट रखते हैं, और म्यू की वैल्यू यहाँ म्यू है और यहाँ म्यू डैश है, दोनों के म्यू अलग है। ज्यादातर केस में आप देखोगे दो तरह के मटेरियल हम यहाँ यूज करेंगे प्रिज्म के लिए, एक फ्लिंट ग्लास और एक क्राउन ग्लास। ये ग्लास के ही टाइप हैं, और इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं, फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास। फ्लिंट का थोड़ा ज्यादा होता है क्राउन के कंपैरिजन में। तो वो ज्यादातर केस में आपको ये फ्लिंट और क्राउन दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, दोनों के मटेरियल म्यू की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब हम डेविएशन चाह रहे हैं, डिस्पर्सन नहीं चाह रहे, लेकिन ये पहला प्रिज्म तो मानेगा नहीं, ये तो डिस्पर्स करेगा। तो यहां से जो लाइट आएगी उसको ये डिस्पर्स कर देगा, ऐसे 7 कलर में तोड़ दिया। तो हमारा पर्पज ये है कि ये दूसरा वाला, क्योंकि डिस्पर्सन नहीं चाहिए, तो दूसरा वाला क्या करे, इनको कंबाइन कर दे। तो कंबाइन किस तरह से करेगा, ये यहाँ पे जाके फिर वापस एक हो गए, ठीक है। ये पहले सेपरेट हुए थे, फिर ये एक हो गए, और फिर फाइनली ऐसे निकल गए। अब आपने कहा इसमें डेविएशन क्या है, तो आप देखो पहले ये रे ऐसे जा रही थी, अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो आप देखिए पहले ये वाली रे ऐसे जा रही थी और फाइनली अब ऐसे जा रही है। पहले कैसे जा रही थी, ऐसे, और फाइनली अब ऐसे जा रही है। तो डेविएशन आपको नजर आ गया होगा शायद इसमें, और यही डेविएशन हमको निकालना होता है। ये जो डेविएशन है ये हमें दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ये जो डेविएशन है। जगह नहीं बची तो मैंने डेल्टा नेट लिख दिया। अब इसको जब निकाला जाता है तो ध्यान रखना,
डेविएशन जब भी निकालेंगे तो मीन से निकालेंगे, क्योंकि सारे कलर अलग अलग डेविएट होते हैं, तो हर कलर के लिए डेविएशन भी अलग अलग आएगा। तो नेट डेविएशन जब निकाला जाता है तो मीन डेविएशन से निकाला जाता है, यानी पहले वाले ने, ध्यान से देखें, पहले वाले ने नीचे मोड़ा है और ऊपर वाले ने ऊपर मोड़ा है, तो दोनों में एक किसी कलर को ले लेंगे या हम एवरेज ले लेंगे, और वो एवरेज किसके लिए होता है? येलो के लिए। तो नेट अगर हमें निकालना है, डेल्टा नेट, तो वो दोनों का एवरेज, यानी येलो का इसमें भी और येलो का इसमें भी लेंगे। अब फिलहाल जो मैंने दिखाया है ये पिक्चर, इसमें ये नीचे वाला वॉयलेट है, ऊपर वाला रेड है, इसी तरह से ये वॉयलेट और ये रेड। तो जो येलो कलर होगा इसमें, ये बीच में थोड़ा जगह कम रह गई, ये येलो का, तो येलो का डेविएशन इसमें पहले वाले के इसमें नीचे की तरफ था, और इसमें ये ऐसे जा रहा था येलो, फिर वापस इसने मोड़ दिया, ये डेल्टा येलो 2, और इसमें जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा येलो 1। देखो समझ लो, फिगर तो आप बाद में आप खुद भी बना सकते हो। ये 3 लाइन जो दिख रही है यहाँ पे, इसमें ऐसे करके नीचे की तरफ मोड़ दिया येलो कलर को, ये ऐसे जा रहा होता, लेकिन तभी ये प्रिज्म आ गया और इसने वापस इसको ऊपर मोड़ दिया, तो इसने डेल्टा y2 कर दिया येलो मीन डेविएशन, और इसने डेल्टा y1। तो एक का तो नीचे डेविएशन हुआ है, ध्यान से देखो, इसने नीचे मोड़ा है क्लॉकवाइज और इसने एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट जो आएगा वो इनका डिफरेंस आएगा। आपको मेरी बात समझ में आई हो? क्योंकि एक नीचे मुड़ा है, एक ने ऊपर मुड़ा है, दोनों के सेंस अपोजिट हो गए, तो नेट आएगा इनके डिफरेंस से। अगर सेम सेंस में होता तो ऐड होके आता। और मैंने ये कहा कि इसमें डेविएशन हुआ लेकिन डिस्पर्सन नहीं हुआ, यानी पहले वाले ने जितना तोड़ा था 7 कलर में, दूसरा वाला उतना ही जोड़ेगा, यानी कि पहले का जो डिस्पर्सन है थीटा और दूसरे का जो डिस्पर्सन है थीटा डैश बराबर होने चाहिए। ये तो हमें समझ में आ गया कि पहला नीचे मोड़ा है वो ऊपर मोड़ेगा। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, प्रिज्म हमेशा, ध्यान रखना, प्रिज्म हमेशा लाइट को अपने बेस की तरफ ही मोड़ता है, हमेशा नीचे की तरफ, बेस ये है, अगर ऐसे इंसिडेंट करोगे तो बेस की तरफ ही बेंड करेगा प्रिज्म हमेशा। तो ये इसने ऐसे मोड़ा और इसका बेस ये है, तो ये ऊपर मोड़ेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये आ गई। अगर हमें डिस्पर्सन नहीं चाहिए तो डिस्पर्सन मतलब नेट, थीटा नेट तो 0 हो गया, थीटा नेट 0 हो गया, ठीक है, नो डिस्पर्शन, तो थीटा नेट 0, और ये कब होगा? जब थीटा इक्वल्स टू थीटा डैश होगा। एक बात। दूसरी बात, नेट डेविएशन। अब नेट डेविएशन डेल्टा नेट अगर मुझे चाहिए तो ये डिपेंड करता है ज्यादा कौन है, हो सकता है पहले वाला ज्यादा हो सकता है दूसरे वाला ज्यादा हो, कोई भी। तो मान लो मैंने मान लिया कि ये ज्यादा था, सपोज करिए, जैसा मैंने फिगर दिखाया ना, तो इसने ऊपर ज्यादा मोड़ दिया, ऊपर निकाल दिया, तो मान लेते हैं ये ज्यादा है, ये कम है, वही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा नहीं कि वही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे डेल्टा 2 येलो का, मैंने कहा ना सारे कलर अलग अलग एंगल पे निकलेंगे, तो सबका या तो निकालो 7 का या किसी एक कलर का, यानी मीन एवरेज निकालोगे तो फिर येलो का निकाल सकते, किसी एक का निकालना है तो येलो का निकाल लो। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें वैल्यू रख लो, या तो इतना लिख के छोड़ दो या वैल्यू रख लो, यहीं से मैं वैल्यू रखूंगा इसमें। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ये जो डेल्टा y2 और डेल्टा y1 है, ठीक है, तो इसमें डिस्पर्सिव पावर के टर्म्स में भी कई बार दे दिया जाता है। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि इसकी वैल्यू, या इसको मत देखो, इसकी वैल्यू डेल्टा y की वैल्यू ओमेगा, इधर लाओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओ और इसको इधर ले आओ, है ना, या इसमें डेल्टा y2 कॉमन ले लो, कोई भी एक काम कर सकते हो आप, है ना। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से डेल्टा y इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो ये आ जाएगा थीटा अपॉन ओमेगा, राइट, थीटा अपॉन ओमेगा। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं डेल्टा नेट, और इसमें डेल्टा y2 की जगह थीटा डैश और ओमेगा डैश माइनस, नहीं ओमेगा उल्टा लिख दिया मैंने, हमको डेल्टा वाई थीटा अपॉन ओमेगा डैश ये लिखना चाहिए था, और ये आ जाएगा इधर आपका थीटा अपॉन ओमेगा। इसमें आप चाहो तो जो थीटा दोनों बराबर है तो कॉमन ले सकते हो, इसको इसी फॉर्म में छोड़ दो, या इसको चेंज करके भी आप लिख सकते हो। आई थिंक बात समझ में आई हो आपको। तो डेल्टा नेट, ठीक है, डेल्टा नेट जो आ गया वो आपका यहाँ से
थीटा कॉमन ले लो, ये 1 अपॉन ओमेगा डैश माइनस 1 अपॉन ओमेगा, ऐसे लिख सकते हो। आप इसको बदल के लिखना चाहो बदल के भी लिखा जा सकता है। इसमें से ओमेगा कॉमन ले लिया जाए, अगर बाहर ओमेगा को कॉमन ले लिया जाए तो फिर ये ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश माइनस 1 हो जाएगा, और थीटा अपॉन ओमेगा डैश को यहाँ डेल्टा वाई भी लिख सकते हो, ठीक है, y1 फर्स्ट वाले का है तो वो भी आप लिख सकते हो। तो किसी भी एक तरीके से आपको एक्सप्रेस करना हो तो इस तरह से इसे कर सकते हो, ठीक है। आप देख लो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बताओ। इसी में दूसरा केस और मैं बताऊंगा, सेकंड वाले केस में भी इसी तरह से हम निकालेंगे, और वो होगा आपका डेविएशन। और डेल्टा y1 कह लो या y डैश कह लो, जैसे इसको मैं y1 कह लेता हूँ, इसको a और a डैश का है, ये म्यू और म्यू डैश का है, तो इसको हम डेल्टा y और इसको डेल्टा y डैश भी कह सकते हैं, मिलता जुलता रहेगा। तो बेटर वही है कि इसमें हम डेल्टा y डैश और इसको डेल्टा y कर लें, ठीक है, ये इस तरह से। तो एक तो ये आ गया, ये जो मैंने लिखा है, एक तो ये आ गया। इसमें आप एक काम कर सकते हो, ओमेगा को भी बाहर ले लो, एक तो फॉर्मूला ये मिल गया, ऐसे छोड़ दो लिखा हुआ, अगर आपको थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो। या फिर क्या करो, ओमेगा को कॉमन ले लो इसमें से, तो और करके मैं लिख रहा हूँ, और ये आपका थीटा अपॉन ओमेगा, ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश माइनस 1। ये जो वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, ओमेगा था आपका थीटा अपॉन डेल्टा वाई, तो अब ये इसको इधर लाएंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये डेल्टा वाई, यानी पहले प्रिज्म का जो डेविएशन था, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए मैंने ये माना है कि ये ज्यादा है, तो इसमें से इसे माइनस कर दिया। हो सकता है ये ज्यादा होता तो इसमें से इसे माइनस कर लेते, तो फिर ये वाली जो टर्म है ये इधर आ जाता, 1 इधर आ जाता। अभी ऐसे रखते हो, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ठीक है, वो ऊपर निकल गई होगी, और अगर ये नेगेटिव आ रही है तो ये रे नीचे रह गई होगी, उससे डेविएशन इस तरह से आ जाएगा। ये हुआ आपका पहला केस। अब आ जाते हैं सेकंड और लास्ट केस इसमें, वो है आपका डिस्पर्शन हो और डेविएशन ना हो, यानी डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन का मतलब इसमें डेविएशन होने नहीं देना। अब समस्या यहाँ पे एक ये आती है कि सारे कलर का डेविएशन ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता सारे कलर का, तो किसी एक कलर को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और वो ये एक कलर कौन सा होगा, जो मीन है, जो कि येलो है, यानी तो येलो कलर का रेस्ट्रिक्शन हम लगाएंगे। और इसमें जैसे ये फिगर बनाया उसी तरह से ये एक प्रिज्म हो गया, ये एंगल आपका ए है, और दूसरा ये हो गया, ये आपका ए डैश है। अब यहां से ये ऐसे आई राइट, ठीक है, और ऐसे आने के बाद इसने 7 कलर में ये तोड़ दिया, और इसमें बीच में येलो कलर भी है, ये बीच वाला येलो कलर है, ऊपर वाला रेड है, और ये हमारा इंटरेस्ट किसमें, येलो कलर में। तो अब फाइनली येलो कलर जब इसमें से निकलेगा, ये ऐसे मुड़ेगा, और ये ऐसे जब येलो कलर निकलेगा तो ध्यान रहे, क्योंकि हमें डेविएशन नहीं चाहिए, तो डेविएशन किसका नहीं हो, येलो कलर का। तो ये मैं थोड़ा सा खींच रहा हूँ, तो ये वाली जो लाइन है ये इनिशियल डायरेक्शन है, इसका इनिशियल डायरेक्शन, और ये फाइनल। तो ये येलो कलर का डेविएशन नहीं हुआ, इसके पैरेलल जा रहा है, यानी येलो कलर डेविएट नहीं हुआ। तो वो तब पॉसिबल होगा जब इसमें फॉर नो डेविएशन, फॉर नो डेविएशन, जब पहले वाले ने डेल्टा वाई नेट 0 हो, और ये तब होगा जब पहले ने जितना मोड़ा है दूसरा वाला उसको वापस उतना ही मोड़ दे। तो अभी इसको मैं कंबाइन करने जा रहा हूँ, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ध्यान रखना, ध्यान से देखो फिगर को। यहाँ से लाइट 7 कलर में टूट गई, अब ये आगे जाके कंबाइन नहीं हो पाई, आगे जाके कंबाइन नहीं हो पाई, तो बाहर जो हमें मिलेंगे वो 7 कलर मिलेंगे, और उन 7 कलर में येलो कलर का डेविएशन 0 होगा, मीन डेविएशन 0 होगा, मीन इसका येलो कलर का डेविएशन 0 होगा, बाकी 7 कलर हमें मिलेंगे, यानी डिस्पर्शन तो हो गया, डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसमें फिर आप देखिए यहाँ पर जैसे ये लिखा था, अब नेट डेविएशन था, तो यहाँ पे आ जाएगा नेट डिस्पर्शन, और नेट डिस्पर्शन में वही थीटा नेट। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें ये पहले प्रिज्म ने इतना इसको तोड़ा 7 कलर में, और दूसरा प्रिज्म कोशिश कर रहा था जोड़ने की, लेकिन पूरी तरह से जोड़ नहीं पाया। हो सकता है ज्यादा जोड़ दे तो क्रॉस भी कर सकते, अभी तो क्रॉस ही नहीं कर पाए, ज्यादा कर देते। तो थीटा नेट आ जाएगा थीटा माइनस थीटा डैश, थीटा नेट आ जाएगा थीटा माइनस थीटा नेट, जैसे यहाँ पे था। तो या तो इतना लिख के छोड़ दो, यहाँ पे इतना लिख के छोड़ दो जैसे पूछा जाए, या फिर इस तरह का जो फॉर्मूले मैंने यहाँ बनाए वैसा फॉर्मूला इसके लिए भी आप बना सकते हो।
तो अब इसमें देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर तो जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। तो इसमें थीटा नेट के लिए आप इसमें से थीटा को कॉमन ले लो और ये 1 माइनस थीटा डैश अपॉन थीटा, ठीक है। थीटा नेट है, थीटा कॉमन ले लिया और ये आ जाएगा थीटा कॉमन लेने के बाद 1 माइनस थीटा डैश अपॉन थीटा। ध्यान रहे, अब इसको ओमेगा के टर्म्स में आप लिखना। एक तो ये हो गया जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पे, या इसको ओमेगा के टर्म्स में लिखना चाहो तो देखो अभी मैंने बताया था ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन डेल वाई, तो डेल वाई को इधर ले आओ, थीटा की वैल्यू डेल वाई। तो अब यहाँ पे अगर आप रखते हैं, ठीक है, तो ये थीटा कॉमन आ गया और ये थीटा नेट 1 माइनस, यहाँ देखो ये डेल वाई ओमेगा डैश और ये डेल वाई ओमेगा, जिसमें आप यहाँ से देख सकते हैं ये इधर देखो ये दोनों क्या हैं, बराबर है, और ये दोनों बराबर हैं, तो ये और ये कट जाएगा। और इसके बाद यहाँ थोड़ा जगह नहीं है तो मैं नीचे लिखता हूँ, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो थीटा डेल्टा नेट आ गया आपका, सॉरी डेल्टा नेट नहीं, थीटा नेट आ गया आपका थीटा 1 माइनस ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा, या लिख लो, दैट्स ऑल। और कुछ पूछना है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो। प्रेजेंट की थ्योरी मैंने खत्म करी है, कल मैं इसकी प्रॉब्लम जो शीट आपको दी आप लगा लेना, जो ना है बता देना, मैं डिस्कस कर दूंगा और कुछ 2-4 सवाल मैं अपनी तरफ से बता दूंगा, फिर आपकी कोई क्वेरी हो वो पूछ लेना, फिर उसके आगे मैं रेनबो की थ्योरी समझा दूंगा। थ्योरी मैंने आपको अभी प्रॉब्लम भेजी है, थ्योरी नहीं भेजी तो वो मैं भेज देता हूँ, और एक एडिशनल टॉपिक भी मैं भेज देता हूँ, उसमें कुछ चीजें हैं पढ़ लेना शौकिया, जैसे लेंस कैमरा पे क्वेश्चन मिल जाएंगे पुरानी किताबों में, लेंस कैमरा, एफ फोकल लेंथ, रेशियो ऑफ अपर्चर, एफ नंबर, ये सिलेबस में नहीं है। फोटोमेट्री, ल्यूमिनस फ्लक्स, रेडिएंट फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब चीजें सिलेबस में नहीं है, तो ये पूछा भी नहीं जाएगा, तो वो सारे एडिशनल टॉपिक मैंने उसमें डाल दिए हैं। इसके अलावा उसमें अगर आपको पढ़ना हो तो एब्रेशन पढ़ लेना अच्छे से, एब्रेशन पे क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन उसमें जो थ्योरी दी है वो आपको थ्योरी एक जगह नहीं मिलेगी, कई सारी किताबों में सर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और एब्रेशन कौन कौन से होते हैं, एक तो स्फेरिकल मैंने बताया था, उसको दूर करने के लिए मिरर में ही होता है मेनली, उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, पैराबोलाइड मिरर लेते हैं, या उसके मार्जिनल रेज को हम कवर ढक देते हैं या कवर कर देते हैं, उसको मार्जिनल रेज इंसिडेंट ना हो। ऐसे ही लेंस में दोनों तरह के आते हैं, स्फेरिकल भी आते हैं, क्रोमेटिक भी आते हैं। तो क्रोमेटिक को दूर करने के लिए फिर एक कंडीशन होती है ω1 P1 प्लस ω2 P2 करके, वो आप पढ़ के देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे सिलेबस में नहीं है तो मैंने आपको इसलिए पढ़ाया भी नहीं है, तो आप ये ना सोचना, ठीक है। तो मैं आपको वो भेज देता हूँ अभी, ये आप नोट कर लो, कुछ रह गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो।